हमारा एक पेपर निकलता था बहुजन संगठन, वो पेपर बांटने आते थे तो पेपर हम फेंक देते थे। कांसी राम साहब से जो पर्सनल जो मुलाकात हुई है आमने सामने बैठ के, वो 86 में हुई है। जो ठाकुर लोग थे, बड़े बड़े सर पे मंडासे मारे हुए, सफेद चिट्टे कपड़े, लंबी नोक की जूतियां, लंबी लंबी मूछें, चौड़े सीने और खिलखिला के हंस रहे, दांत फाड़ के बड़े ठाकेला मार मार के हंस रहे और कह रहे अरे छोड़ो यार, चमारी की और बकरी की तो एक जैसी औकात है। पंजाब से जो भगत सिंह जी का गांव है खटकड़ कलां, खटकड़ कलां के साथ में गांव है करनाड़ा, बंगा कस्बे में। वहां पर एक हरभजन सिंह लाखा होते थे। स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड के अंदर। हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं, आदरणीय राजपाल बोध जी, जिन्होंने मान्यवर साहब काशीराम के साथ लंबे समय तक काम किया है। और आज हम इनसे मिलके जानेंगे मान्यवर काशीराम के बारे में विस्तार से, और स्पेशली उनकी मीडिया के बारे में कि उनके आंदोलन में उनकी मीडिया का क्या योगदान था, कैसे उन्होंने मीडिया को खड़ा किया। अंकल जी, हाँ जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो आप एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजपाल बोध, सन ऑफ दीवान सिंह प्रचारी सिंगवावाड़े, हरियाणा सिवानी का निवासी हूँ, सिवानी मंडी डिस्ट्रिक्ट भिवानी में। और दिल्ली बैंक में सर्विस करता रहा 85 से। अब करीब 2 साल होने को हैं, रिटायर हो चुका हूँ। लेकिन सारा जो जीवन है वो संघर्ष में बीता। सर्विस के साथ साथ रात दिन साहब कांसी राम जी के साथ लगे रहे और समाज की बिगड़ी को बनाने के लिए कभी थाने में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। रातों को डेली यही दिनचर्या रहती थी, दिन में नौकरी करनी, रात को भागदौड़ करनी। आप अंकल जी मान्यवर साहब से पहली बार कब मिले, कैसे जुड़े, कैसे पता लगा आपको? सर, मैं सन 85 में मैंने ज्वाइन किया बैंक दिल्ली। हाँ जी। तो हमारा बैंक में एक लड़का यूपी का था, अपना ही साथी था बहुजन समाज से। उसने थोड़ा जिक्र किया। अच्छा। फिर जहां मैं रहता था वहां एक अच्छी 5-7 लोगों की एक टीम थी, उस टीम से जुड़ा। हमारा एक पेपर निकलता था बहुजन संगठन, वो पेपर बांटने आते थे तो पेपर हम फेंक देते थे। लिया और फेंक दिया। 1 रुपया एक अखबार का लगता था और हफ्ते में निकलता था वो, तो 5 रुपये हर महीने जमा होते थे उसके। तो बाद में जब मैं छुप जाया था, कई बार छुप जाया करता, तो आते थे इकट्ठे हो गए, मैं तंग करने आ गए हैं। लेकिन बाद में जब वो अखबार हमने ध्यान से पढ़ा, ध्यान से पढ़ने के बाद वो तो हिसाब किताब भी बदल गया बिल्कुल। यानी शुरुआत में तो आपको ये लगता था कि बस कि ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब उसमें समाचार पढ़े, मूवमेंट की बातें पढ़ी, तो कट्टरता तो शुरू से थी, समाज के प्रति भावना शुरू से रही है, बचपन से ही। तब फिर हमने पूरी तरह से जुड़, तो वैसे हम सन 85 से ही गए थे पार्टी के साथ। बाम सेफ चलता था, जो साथ साथ चलता था बसपा के, बाम सेफ में हम काम करते थे। लेकिन कांसी राम साहब से जो पर्सनल जो मुलाकात हुई है आमने सामने बैठ के, वो 86 में हुई है। 86 में जब 86 में बात हुई तो हमारा जो पुराना जो ऑफिस था बहुजन समाज पार्टी का, करोल बाग 3353 नंबर उसका है, रेगरपुरा, हरजान सिंह रोड, वो मकान की, वो कमरा किराए का मकान था, 2-3 कमरे थे, वहीं सब लोग आकर बैठते थे, साहब वहीं बैठते थे। तो वहीं बैठ के मुलाकात हुई। करीब करीब रात को हमें 10-12 जो साथी थे, सारे कर्मचारी ही, कि भाई आप लोगों को, जो नए लोग थे उनको मिलवाने के लिए वो साहब से ले गए। हम ऊपर चढ़े सीढ़ियों से, तो साहब वहां बैठे थे। बोला भाई आओ बैठो भाई। हमने साहब को पैर छुए, जय भीम किया। तो लकड़ी के बेंच होते थे लंबे लंबे, उन बेंचों में हम बैठे। इतने में बातचीत शुरू भी नहीं हो पाई थी, एक टेलीफोन आया, शायद वो बता रहे चंद्रशेखर का फोन है।
अच्छा। जो प्रधानमंत्री बने बाद में। तो साहब ने कहा भाई आप 1 घंटा बैठिए और मैं अभी 1 घंटे में आता हूँ। मैं ठीक है साहब। हम वहां बैठ गए जी। हमारे साथ कई डिप्टी डायरेक्टर रैंक के ऑफिसर भी थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो हमारे अपने समाज से थे, बहुजन समाज से। रात को साहब 10 बजे के गए हुए और रात को 1:45 बजे वापस आए। तब तक आप सब वहीं पे? तब तक हम वहां बाहर नीचे आके ना, हवा चल रही थी, गर्मी का मौसम था, हम पटरी पर लेट गए। एकदम गाड़ी आई, 3263 नंबर गाड़ी का होता था, एम्बेसडर गाड़ी थी पुरानी। उसका जो ड्राइवर था नरसिंह होता था। एक लड़का था पतला सा नरसिंह। वो जैसे ही गाड़ी से उतरा हॉर्न बजा, मगा साहब आ गए। हम सब उठ के भागे। तो साहब कहते हैं अरे आप लोग अभी बैठे हो यहाँ? मगा साहब जब आपने रोका था तो हम बैठे हैं, कहाँ जाए हम? बोला चलो ऊपर। ऊपर चले गए साथियों। ऊपर जाने के बाद में बैठे, एक लड़का होता था इधर मंगोलपुरी में रहता था दिल्ली में, ब्रजपाल गौतम। वो ऑफिस को देखता था। उसको साहब ने कहा बस सबको पानी पिला। पानी वानी पिया। तो सबसे पहले साहब अपना चेयर पे, घूमने वाले पे चेयर पे बैठ के, हम आगे बैठे थे सब लोग। साहब कहते हैं भाई पहले तो परिचय हो जाए सबका। सब लोगों ने आपस में परिचय दिया अपना। साहब ने कहा अपना नाम बताना है, बाप का नाम बताना है, गांव का नाम बताना है और जाति, किस जाति से ये बताना है। तो उसमें 10-12 लोगों में से 3-4 यूपी के जाटव थे, एक प्रजापति था, एक राजस्थान का ओड था, एक हरियाणा का प्रजापति था और एक यूपी का धोबी था और मैं हरियाणा का चमार था। तो साहब ने बात शुरू की। साहब कहते हैं कि भाई, और ये पूछा किस किस नौकरी में काम करते हो? तो साहब ने कहा आप लोग सरकार के बुलावे पे यहां दिल्ली में आए हैं, दिल्ली में नौकरी करने आए हैं। हमारे समाज की जो बहन बेटियां हैं वो एक एक घास की टोकरी में अपनी इज्जत नीलाम कर देती हैं। आप लोगों ने कहा पीछे मुड़ के देखा? अब हमें तो सांप सूंघ गया। बिल्कुल हमें सांप सूंघ गया, क्योंकि देखा नहीं कभी कि एक एक घास की गठड़ में हमारी बहन बेटी जो है गांव देहात में अपनी इज्जत नीलाम कर देती हैं। आपने कभी उनकी तरफ से मुड़ के देखा? सब चुप। साहब बताने लगे कि मैं वहां यूपी में कोई टांडा जगह थी, वहां मैं घूम फिर के आया और आके ढाबे पे रोटी खाने के लिए बैठ गया। तो जो ठाकुर लोग थे, बड़े बड़े सर पे मंडासे मारे हुए, सफेद चिट्टे कपड़े, लंबी नोक की जूतियां, लंबी लंबी मूछें, चौड़े सीने और खिलखिला के हंस रहे, दांत फाड़ के बड़े ठाकेला मार मार के हंस रहे और कह रहे अरे छोड़ो यार, चमारी की और बकरी की तो एक जैसी औकात है। अच्छा। साथियों गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अब किसको सुनाए गुस्सा? सामने तो साहब बैठे थे, गुस्से को पी गए। लेकिन उसके बाद हमने वहीं कसम खाई साहब के सामने, मगा साहब मैंने तो पर्सनल अपनी तरफ से खाई, मगा साहब आज के बाद समाज के लिए ही जीना है, समाज के लिए ही मरना है। साथियों नौकरी करते रहे, हर महीने तनख्वाह में से अपना जो भी हमें बचता 50 रुपए, 40 रुपए, 20 रुपए हर महीने देते रहे। एक बामसिप का हमने ऑफिस भी किया। कुछ साथी जो वरिष्ठ साथी थे, जो गजटेड अफसर वगैरह थे, साथ लगे हुए थे। रातों को किसी का मजदूर की दिहाड़ी देता कोई आदमी, जो सामंतवादी लोग थे, रोज थानों में जाना, कहीं जाना, ऐसे भाग दौड़ में, और पूरा जीवन बीता। 18 साल 1985 से लेके 86 से और 2003 तक, जब तक साहब के साथ ये हादसा नहीं हुआ बीमारी वाला, तब तक हमने तन मन धन से साहब को अपना बाप समझ के, अपना महापुरुष समझ के उनके साथ काम किया। साहब के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद जो हुआ, उसके ऊपर भी हम जाएंगे। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप 1986 में जुड़ गए, उस टाइम पे जो देश की मीडिया थी, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसका स्तर क्या था? और साहब की जो मीडिया थी बहुजन संगठक, और साहब कितना जरूरी मानते थे उस अखबार को, उसके लिए क्या वो मेहनत करते थे? देखो जी, साहब ये कहते थे भाई हमारा मीडिया जरूरी है, तो साहब बहुजन संगठक नाम का अखबार चलाते थे और इस अखबार को कई अलग अलग नाम से
कई स्टेट में चलाते थे, अलग अलग भाषाओं में। करीब करीब 6-7 भाषाओं में हमारा इस अखबार चलता था। जो पहले शुरू शुरू में पाक्षिक होता था, ये 15 दिन का, बाद में फिर ये मंथली वीकली हुआ, और बाद में इसको डेली भी कर दिया था एक बार लास्ट में जाके अखबार को। और साहब ने यहाँ नोएडा में जमीन भी खरीदी थी, कई एकड़ जमीन खरीदी थी अखबार के ही लिए, प्रिंटिंग प्रेस लगाने के लिए। अच्छा, समाज से पैसा इकट्ठा करके, और वहाँ प्रिंट जगह खरीदी थी कई एकड़ जमीन, कि यहाँ हम एक बहुत बड़ी प्रिंटिंग प्रेस लगाएंगे और अपना अपना अलग मीडिया रखेंगे हम। यानी साहब तो चाहते थे कि अपना एक बड़ा मीडिया खड़ा हो खुद का, जी जी। साथियों मैं आपको बता दूं, जैसे मान्यवर साहब काशीराम के बहुत सारे अखबार थे, 15 से ज्यादा अखबार उन्होंने रजिस्टर्ड करवाए हुए थे आरएनआई के अंदर। उसमें से जो सबसे पॉपुलर था वो बहुजन संगठक था। और 14 अप्रैल 1984 को जब बसपा का उदय हुआ, उसी दिन उन्होंने 2 न्यूज़पेपर और लॉन्च किए थे। उनके नाम थे बहुजन टाइम्स, एक हिंदी में था एक इंग्लिश में था, और ये डेली न्यूज़पेपर थे। वो बाद में बंद हो गए, क्यों बंद हो गए उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं बहुजन संगठक। उस दौरान बहुजन संगठक का प्रचार प्रसार कैसे होता था अंकल जी, लोगों तक कैसे पहुंचता? बहुजन संगठन का अखबार इधर पहाड़ी धीरे से छपता था। दिल्ली में एक पहाड़ी धीरे जगह है, वहां पर प्रिंटिंग प्रेसें हैं, वहां से हम लोग लेके आते थे, गठड़े गठड़े लेके आते थे वहां से। और वो फिर इलाके वाइज हम उस अखबारों को, जो चुनिंदा लोग थे वो अपने आके तो ऑफिस में ही ले जाते थे। अच्छा, तो वो ले जाते थे, तो वो फिर अपने अपने इलाके में अखबारों को बांटते थे। रातों को हम लोगों ने खूब अखबार बांटे हैं, दिन में हम उठा के लाते थे, हमारे जो कर्मचारी साथी थे, और रात को हम फिर उस अखबार को 9, 10, 11 बजे तक घूम घूम के घर घरों बांटते थे। ये हर हफ्ते का रूटीन था हमारा। अच्छा, हाँ, यानी जो कार्यकर्ता थे वही पहुंचाते थे हाँ, जन तक। जो कार्यकर्ता थे हमारे, जो कर्मचारी लोग थे, वही पहुंचाते थे इसको। मैंने ये किस्सा तो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि हम तो अपनी डेली रूटीन की जिंदगी बिता रहे थे, फिर हमें कहीं से बहुजन संगठन अखबार मिल गया, हमने उसे पढ़ा और हम मिशन मूवमेंट से जुड़ गए। बहुत सारे लोग इस मिशन मूवमेंट से जुड़े थे। उस दौरान जब हरियाणा के अंदर स्पेशली जब उदय हुआ, और बताते हैं कि एक टाइम पे वोट परसेंट भी लगभग 16-17% तक पहुंच गया था। बिल्कुल। तो तब क्या माहौल था? देखो जी, ऐसा है, इसके पीछे जो कुछ साहब के साथी और थे, 4-5 साथी ऐसे थे साहब के साथ, जिनकी कांशीराम जी नौकरी छुड़वा के लाए थे। अच्छा, पंजाब से जो भगत सिंह जी का गांव है खटकड़ कला, खटकड़ कला के साथ में गांव है करनाड़ा, बंगा कस्बे में। अच्छा, वहां पर एक हरभजन सिंह लाखा होते थे। हाँ, उनका काफी नाम सुना है। हरभजन सिंह लाखा जो है, उनका जो भाई था, वो छोटा भाई एसआर लाखा, वो यूपी गवर्नमेंट में आईएएस था, यूपी कैडर से। और हरभजन सिंह लाखा इंडियन एयरलाइंस में इंजीनियर थे, बहुत बड़ी तोप थे, बहुत पढ़े लिखे थे, और करीब करीब 6.5 फुट से लंबे, ठाड़े तकड़े जवान, गोरे चिट्टे, अंग्रेज की तरह लगते थे। उनकी नौकरी छुड़वाई। उनका जो भाई था एसआर लाखा, वो कांशीराम साहब उससे मिले, जिक्रा किया, तो उसने, लाखा ने कहा अपने भाई से, एसआर लाखा ने, के भाई आप नौकरी छोड़ो, घर को मैं संभालूंगा। तो लाखा जी ने रिजाइन किया। हरभजन लाखा जी ने, वो साहब के साथ आगे। दूसरे थे राम समुझ, जो मछली शहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, वो पासी बिरादरी से थे। हरभजन सिंह लाखा चमार बिरादरी से थे, और वो पासी बिरादरी से थे राम समुझ। वो भी गस्टेड ऑफिसर थे, बहुत माइंडेड थे। पूरे उत्तर भारत में कैडर दे के लोगों को तैयार करने वाला बहुजन समाज पार्टी में एक ही आदमी था, और उसका नाम था राम समुझ। अच्छा, तीसरा आदमी था जयराम सिंह जय, जो काशीपुर, जो आजकल उत्तराखंड में आता है, पहले वो यूपी में थे। वो जयराम सिंह जय जो है, वो प्रजापति समाज से थे। वो जो डीआरडीओ है जबलपुर में, वो डीआरडीओ जबलपुर में वो अधिकारी थे, वो ऑफिसर थे। वो नौकरी छोड़ के आए थे। तो इनको नौकरी छोड़ने के एवज में साहब पैसे देते थे हर महीने, 4,000-5,000 रुपए, जो खर्चे लायक, जो बच्चों के लायक, जो समाज देता था इकट्ठा करके। और जैसे हरियाणा में ये अमन कुमार नागरा थे, अमन कुमार नागरा, एक मिहा सिंह थे अपने हिसार से,
और एक डॉक्टर प्रदीप होते थे अपना इधर मध्य प्रदेश से। ये ऐसे काफी लोग थे जिनकी वजह से काम आगे बढ़ा, जिन लोगों ने समाज में रात दिन काम किया। श्री कृष्ण उबाले होते थे महाराष्ट्र से, और एक जो ऑफिस में रहते थे मनोहर आटे होते थे, उनकी तो मैंने बुक पढ़ी है। बहुत माइंडेड आदमी थे, बहुत बेचारे शील स्वभाव के आदमी थे। और दूसरे थे जो कैश संभालते थे, वो कैशियर, वो बीबी मेसराम जी थे, वो भी महाराष्ट्र के काफी बुजुर्ग आदमी थे। तो ये काफी एक बड़ी टीम थी जो घूम घूम के समाज में वो सब दफ्तर संभालते थे। साहब पूरे देश में घूमते थे, तो साहब तो रातों को सोते भी नहीं थे। मुझे एक बात बताएं, ये जो उन्होंने उस टाइम पे एक नारा दिया था, बहुजन जो समाज है उसके बारे में बोलते थे, SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज जी। तो इसमें जो ये इतनी जातियां आती हैं, 5-6 हजार जातियां हैं इसमें, तो इनको उन्होंने किस तरीके से जोड़ा? यानी आपने भी कैडर दिए होंगे, कैडर बेस होता था तब तो आप अपने कैडर के अंदर क्या बात बताते थे लोगों को जिससे वो जुड़ रहे थे? देखो जी, वो जो साहब जो है, वो ये जो क्लब है, ये क्लब के माध्यम से समझाते थे। हाँ, ये बड़ा ही वायरल होता है ये फोटो। कहते थे भाई ये जो है, ये जो इतना हिस्सा है, ये टोपी वाला, ये 15% आबादी के लोग हैं जो इस देश के सोरेन हैं, जिनको ऊंची जाति बोलते हैं। इनकी आबादी 15% है, और ये जो अब हमारा जो समाज है, ये बहुजन समाज, ये 85% समाज है। तो 85% में ये करीब 2,500 जो लोग जो नीचे वाले पायदान पर जो बैठे हैं, ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं। कुछ लोग जो हैं वो ये यहाँ बैठे हैं जो OBC में आते हैं या अपने आप को जनरल समझते हैं, जैसे जाट है, गुजर है, आपका यादव है, ये अपने आप को जनरल समझते हैं। तो साहब यही समझाते थे कि भाई अत्याचार करने वाले जो लोग हैं वो ये मुट्ठी भर लोग हैं, और जिनके ऊपर अत्याचार होता है वो बहुत ज्यादा लोग हैं। तो वो समझाते थे कि एक देवासुर संग्राम चला था कभी, जब ये आर्यन लोग हमारे देश में आए थे, तो एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। उस लड़ाई का नाम था देवासुर संग्राम, देवताओं की और असुरों की लड़ाई। ये जो मनुवादी, जो ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, ये अपने आप को सुर कहते थे, देवता कहते थे, और हमारे इस देश के मूल निवासियों को असुर कहते थे। तो देवासुर संग्राम के नाम से वो लड़ाई 1500 साल तक लड़ी गई, जो आज तक चल रही है, जिसको ये नीचे वाले पायदान के लोग आज तक लड़ रहे हैं। तो देवासुर संग्राम में जिन लोगों ने लड़ते लड़ते जल्दी हथियार डाल दिए, उन लोगों को यहां रखा गया। जैसे गुजर हैं, जाट हैं, अहीर हैं, उन लोगों को इस शूद्र जो वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समाज में उनको यहां रखा गया। और इन्हीं को चौधराहट देके भाई तुम तो बहुत अच्छे हो, ये है हमारे हो, और इन लोगों को पिटवाते रहे आज तक। तो ये जो था मुद्दा था, इस आधार पर लोगों को समझाया कि भाई ये जो खड़ी व्यवस्था है, इस खड़ी व्यवस्था को हम पड़ी व्यवस्था करना चाहते हैं, ताकि इक्विवेलेंट हो जाए सब। जब एक आदमी के ऊपर एक आदमी ऐसे बैठा है, एक आदमी कंधे पे एक आदमी बैठा है, तो ये तो नीचे वाला तो जो नींव में जो ईंट लगी है उसका तो चूरा हो गया है, उसकी तरफ किसी की नजर नहीं है। तो ये जो ऊपर वाले जो मौज मस्ती मचा रहे हैं, जो बदमाशी कर रहे हैं, 15% मुट्ठी भर लोग, 15 भी नहीं है, 10-12% है, इन लोगों को जो दबा के रखा हुआ है, किसी के ऊपर दबाव ना पड़े, तो इस खड़ी व्यवस्था को हम पड़ी व्यवस्था करना चाहते हैं, ताकि किसी के ऊपर व्यवस्था वजन ना पड़े। लेकिन साथियों, मनुवादी जो लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, जो जुल्म जाति करने वाले लोग हैं, वो उनको अच्छी तरह से इस बात का पता है कि हमारी आबादी बहुत कम है। अगर ये खड़ी व्यवस्था से पड़ी व्यवस्था हो जाती है तो इसको उल्टा होने में टाइम नहीं लगना, इसको उल्टा होने में टाइम नहीं लगेगा। तो साथियों, इस तरह लोगों को कांशीराम साहब ने अलग अलग आंदोलन चलाए, मुस्लिम समाज का अलग आंदोलन चलाया, बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे। उधर मुरादाबाद में हुआ 1990 से पहले कि मुसलमानों का हित बहुजन समाज पार्टी के साथ सुरक्षित क्यों और कैसे, पूरा खोल के बताया गया। उधर आपका पंजाब में
लुधियाना में हुआ, सिखों का हित बहुजन समाज पार्टी के साथ सुरक्षित क्यों और कैसे। और ऐसे ही उधर साउथ इंडिया में क्रिश्चियन का हुआ कि क्रिश्चियन का जो हित है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ सुरक्षित क्यों है और कैसे है। तो पूरी पूरी बातें खोल के बताई साथियों। तो ऐसे करके के जो दबे कुचले समाज के, क्योंकि हर धर्म के अंदर हमारे जो लोग हैं बहुजन समाज के लोग, उनको उसी श्रेणी में रखा गया है। अपने कैडर के जरिए, अपने आंदोलनों के जरिए साहब काशीराम तो काफी हद तक राजनीतिक स्तर पे भी मजबूती कर पाए, सामाजिक स्तर पे भी मजबूती कर पाए। और 1995 में पहली बार उन्होंने सत्ता भी हासिल कर ली जी। देश के सबसे बड़े स्टेट के अंदर बहुजन समाज की एक नेत्री को मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिया। उनके आंदोलन को तो हम कामयाब कहेंगे। लेकिन उसके बाद जो दिन प्रतिदिन, यानी आज हम जहां पे देखते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है कि आज वो आंदोलन खत्म क्यों हुआ? देखो जी, असली बीमारी जो शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी 1993 से। 1992 में मुलायम सिंह जी के साथ कांशीराम साहब का भेंट हुई, दोनों ने बैठ के मीटिंग की और मुलायम सिंह ने 92 में समाजवादी पार्टी को बनाया। अच्छा। तो कांशीराम साहब ने कहा भाई जो ओबीसी है, ओबीसी को आप संभालिए, SC ST को मैं संभालता हूं, और हम सारे हैं तो बहुजन सुधर ही, हम सारे भाई आपस में मिलके और हम इस देश की सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। तो साथियों 93 के जो इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश का, उस इलेक्शन में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ और दोनों की सरकार बनी। लेकिन सरकार बनने के बाद हमारे करीब 67 MLA थे, उनके 120 से ज्यादा थे मुलायम सिंह के, और 176 MLA थे बीजेपी के। तो हमारे कोटे, जो बसपा का जो कोटा था, उस कोटे के भी मंत्री बने दीनानाथ भास्कर जैसे कद्दावर नेता। वैसे तो शरीर से तो दो मुट्ठी हड्डी थी उस आदमी की, दीनानाथ भास्कर की, लेकिन इतना कट्टर आदमी था समाज के प्रति कि समाज के प्रति जान था 1 मिनट में। और डॉक्टर बीराम होते थे कांशीराम साहब के सहयोगी, उनके वो दामाद थे। तो जो गठबंधन हो गए, सरकार बनी, सरकार बनने के बाद हमारे कोटे के भी मंत्री बने। अब कांशीराम साहब तो किसी के पास आज तक पैसा लेने नहीं गए कि भाई मेरे को पैसा उधार दो या कुछ दो या क्या दो। ये सारा पैसे का काम जो है ये दफ्तर वाले काम ही करते थे। तो सरकार बनने के बाद में हमारे 2 MLA और 2 मंत्री बने, उनके ऊपर दबाव पड़ता था यहां से दिल्ली से कि हमें पैसा दो। इस बात की लोगों ने साहब को भी चर्चा की कि साहब हमसे पैसे मांगते हैं ऊपर वाले जो लोग हैं पार्टी के, और हम पैसे कहां से दें। ठीक बात है। बोला हमारा तो समाज गरीब समाज, हम पैसा कहां से देंगे और किससे हम पैसा लें। तो साथियों उस 18 महीने गवर्नमेंट चली मुलायम सिंह यादव की और समाजवादी पार्टी BSP की। 18 महीने की सरकार में जो सबसे पहला जो दिन था, जिस दिन विधानसभा का सत्र लगा, उस सत्र में पहले ही दिन जो भाजपा के जो MLA जीत के आए थे 176 MLA, उन 176 MLA को विधानसभा के अंदर पीटा गया, सबको लहूलुहान कर दिया गया। इतने बड़े पैमाने पर जो सदियों से जो उत्पीड़न होता रहा समाज का, जो हजारों साल से बहुजन समाज का जो ये उत्पीड़न कर रहे थे ये लोग, उसका जो गुस्सा था वो सरकार बनते ही और 1993 में फूटा उत्तर प्रदेश विधानसभा में। केसरीनाथ त्रिपाठी जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष थे, उसके भी सर्वर सब फूटे, लहूलुहान हो गए सारे लोग। 176 लोगों की तुड़ाई बड़े पैमाने पर की गई बहुजन समाज के लोगों के द्वारा। तो साथियों गुस्सा तो फूटता है, जो आदमी जुल्म सहता रहता है और जब उसकी हद हो जाती है तो उसको भी एक तरह खड़ा होना पड़ता है। और उनका ऐसा हालत किया तो ब्राह्मणवादी लोगों को लगा कि भाई अब ये लोग हमें पीटने भी लगे हैं, तो अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये अगर ऐसे बढ़ते रहे तो ये तो देश की सत्ता को हासिल कर लेंगे। जो सत्ता मनुवादियों ने धोखे से, हमारे जो राजा महाराजे होते थे उनको धोखे से मार मार के उनको अपनी सत्ता हासिल की, धोखाधड़ी करके, तो ये तो आने वाले समय में सदियों तक राज करेंगे हमारे ऊपर। तो साथियों उन लोगों ने अंदर ही अंदर, और अपना हमारे जो कांशीराम साहब के पास भी आए हैं पहले, वो उनको राष्ट्रपति बनाने तक की ऑफर दी गई, उन्होंने मना कर दिया
कि भाई मैं आप हमारा मूवमेंट खत्म करना चाहते हैं क्या? मुझे राष्ट्रपति बना के हमारा मूवमेंट खत्म करना चाहते हैं क्या? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आप आपको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, तो कांशीराम साहब ने कहा भाई मैं राष्ट्रपति बनने में मेरी दिलचस्पी नहीं है, मेरी जो दिलचस्पी है वो प्रधानमंत्री बनने में है। अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो मैं बन जाऊंगा, मैं खुश हूं प्रधानमंत्री बन के। भाग्य अटल बिहारी वाजपेयी, क्यों? प्रधानमंत्री का जो पद है ऐसा पद है कि सारा जो काम की जो कमांड होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। राष्ट्रपति के पास पावर तो है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते बेचारे। मुझे याद है, हाँ, एक बार किसी रिपोर्टर आप मैं मेरी बात, ये बात जरूर रहेगी सर, ये बात पूरी होने दो एक बार। चलो आप एक बार कंटिन्यू। हाँ, ये पूरी होने दो। जो 1900 सपा बसपा गठबंधन वाली जब कहानी बिगड़ी का है, तो भाजपा के जो लोग थे उन लोगों ने मायावती जी के ऊपर डोरे डालने शुरू कर दिए कि वो देखो मुख्यमंत्री आपको बनाना चाहिए था और इसको बना दिया मुख्यमंत्री का हीरिये को। इनको भड़काया, इनका सपा के प्रति रुख बदलता गया और 1 जून 1995 को मायावती जी ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। वो समर्थन वापस ले लिया मुलायम सिंह यादव से और भाजपा के समर्थन से सरकार बन गई। और 2 जून को जो कांड हुआ, 2 जून को 31 मई 1995 को जब कांशीराम जी को पता चला कि मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे जो भाजपा का उस टाइम अध्यक्ष होता था, और एक जयंत मल्होत्रा था जो बसपा का राज्यसभा का सांसद बना था, उसको जयंत मल्होत्रा, और एक और था, और ये मायावती जी, इनकी जब कहीं मीटिंग हुई कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो जब उसकी कांशीराम साहब को पड़ी कि भाई भाजपा के जो लोग, आरएसएस के लोग जो हैं वो हमारी पार्टी के अंदर दांव पेच खेल रहे हैं, कांशीराम जी को अटैक हुआ। यानी साहब की सलाह से नहीं हुआ ना, साहब की सलाह से नहीं हुआ। अच्छा। तो कांशीराम 2 जून को जब ये अटैक हुआ है बहन जी के ऊपर मनोवादियों के द्वारा, जिसे गेस्ट हाउस कांड बोलते हैं, 2 जून का गेस्ट हाउस कांड लखनऊ का, उस दिन कांशीराम जी दिल्ली के एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में, जो हार्ट हॉस्पिटल है, उसके अंदर एडमिट थे, और हम और हमारे साथी उस दिन कांशीराम जी के पास एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में थे 2 जून को, और 3 जून को उन्होंने शपथ ली मुख्यमंत्री की भाजपा के सहयोग से। तो ये सारी कहानी वहीं से बिगड़ी है, क्योंकि कांशीराम साहब चाहते थे, कांशीराम साहब की प्लानिंग थी कि अगर ये कई बार मीटिंग में बोला कांशीराम जी ने कि आने वाले 10 साल तक हम इस गठबंधन को चलाएंगे, और 10 साल के अंदर ये जो SC-BC का जो गठबंधन है ये इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर हमें सरकार बनाने में कोई रोक नहीं पाएगा। मुलायम सिंह को हम उत्तर प्रदेश सौंपेंगे और देश को चलाएंगे हम। ये प्लानिंग थी कांशीराम साहब के। जब वो कैडर लेते थे, जो चुनिंदा लोगों के बीच को जब बुला के बताते थे, तो यही बताते थे कि हमारी प्लानिंग ये है, हम SC-BC का जो हमारा शुद्र समाज है इसको इकट्ठा करके, और जो मजबूत जो सरकार स्टेट है उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह को सौंपेंगे उत्तर प्रदेश और हम संभालेंगे सेंटर। ये प्लानिंग थी साहब की। लेकिन साहब की प्लानिंग को मायावती जी ने चौपट कर दिया, धूल में मिला दिया। आज जहां भाजपा जो लिख के देती है वही वो बोलती है। बहुजन समाज के लोगों से, शूद्र समाज के लोगों से, दलित समाज के लोगों से, अति पिछड़े समाज के लोगों से उनका कोई मतलब नहीं है। जैसे भाजपा ने कहना है, जैसे RSS ने कहना है, उन्होंने वैसे ही पर्ची पढ़ के बोलना है। और ये साथियों, मैं आपको हकीकत भी बता दूं कि ये जो भाजपा से जो गठबंधन हुआ था, ये कांशीराम जी की सहमति से नहीं हुआ था। यानी साहब कांशीराम जी चाहते थे कि यूपी के अंदर कम से कम 10 साल तक मुलायम सिंह यादव की सरकार रहे, सरकार रहे, और पूरे देश में हमारा भाईचारा तक बढ़ जाएगा। हाँ, SC-BC का देश में हम मूवमेंट चलाएं, क्योंकि साहब का तो पहला एजेंडा ये था कि मुझे राष्ट्रीय पार्टी बनानी है बस। और मुलायम सिंह यादव की सरकार अगर यूपी के अंदर है तो OBC का समर्थन पूरे देश से मिलेगा। ये उनका बेसिक एजेंडा जी। और उसके बाद जब भाजपा के साथ सरकार बनी तो सीधी सी बात है कि OBC जो वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं पीछे हट गया BSP से। लेकिन वही वोट बैंक बाद में भाजपा के साथ में भी जाके जुड़ गया गेस्ट हाउस कांड के बाद। देखो जी, जब ये 1990 में मंडल कमीशन की बात आई, क्योंकि
जब 1976 में जब सरकारें 3 मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास के बनाए गए थे, 3 जो मुख्यमंत्री बनाए गए उसमें उत्तर प्रदेश से राम नरेश यादव, बिहार से कर्पूरी ठाकुर और गुजरात से माधव सिंह सोलंकी, जो ठठेरा बिरादरी से थे। मुलायम सिंह राम नरेश यादव अहिर थे, और ये जो कर्पूरी ठाकुर थे नाई बिरादरी से थे। ये तो अभी जननायक हाँ, बोलते हैं उन्हें भी। जननायक कर्पूरी ठाकुर, क्योंकि इन तीनों मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने स्टेट में संविधान में एक लिखा हुआ है, कि भाई अगर राज्य सरकारें चाहें, अगर राज्य की सरकारें चाहें तो जो अति पिछड़े लोग हैं उनको 15% रिजर्वेशन अपने अपने स्टेट में सरकार दे सकती है। तो जब ये 3 मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास के बने, इन तीनों मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने स्टेट में 15% आरक्षण लागू कर दिया ओबीसी के लिए, जो अति पिछड़े समाज के लोग थे। तो जब ओबीसी के लोगों को आरक्षण लागू हुआ, तो एक तो ये जो मनुवादी लोग हैं 15% लोग, ये जो हमें जो मुट्ठी भर जो थोड़ा सा सामान हमें जो मिल रहा है, 22.5 में से आज तक हमारे करीब 6 या 7% लोग भी नहीं पहुंच पाए। इनको तो यही खल रहे थे, अब ये 27% और हो गया तो ये बखड़ा गए। इन लोगों ने क्या किया, तीनों स्टेट में अलग अलग स्टेट में नारे लगवाए, अपने लोगों को भड़का के नारे लगाए, और भड़काया तो ये है कि ये इन चूड़े समानों के लिए लागू कर दिया, जबकि था ओबीसी के लिए। तो तीनों जगह नारे लगाए गए कि राम नरेश घर पर जाओ, घर पर जाके भैंस चराओ, कर्पूरी ठाकुर घर पर जाओ और जाके लोगों की कटिंग करो, बाल काटो, यानी जातिगत उसको बना दिया। और माधव सिंह सोलंकी आप अपने गुजरात में जाओ और वहां जाके लोगों के बर्तन पे कलई करो, जो उनका पेशा था ठठेरा बिरादरी का। तो ऐसे आंदोलन चला के साथियों अपने लोगों को भड़का के, और उसमें कुछ ये हमारे जो है जो अपर सवर्ण जिनको बोलते हैं, जो 3-4 जातियां हैं, जो इनको भड़का के ना आंदोलन चलवा के ना, और तीनों मुख्यमंत्रियों को कुर्सी से 6 महीने के अंदर हटा दिया गया। वो मैं बताऊंगा आपको कि पनवाड़ी कांड हुआ यूपी में, आगरा के पास एक पनवाड़ी गांव है। पनवाड़ी कांड हुआ, समारोह के ऊपर जाटों ने किया, वहां बड़ी बदसलूकी हुई, बहन बेटियों के साथ में लोग मारे गए। तो उन लोगों के लिए हमने भी दिल्ली से जो कर्मचारी थे पैसे इकट्ठे कर करके, मैंने अपने इलाके से 1,35,000 रुपए हमने इकट्ठे करके वहां भेजे कपड़े लत्ते के लिए। तो 7 अगस्त 1990 को पटेल चौक थाने के बिल्कुल सामने वहां कांशीराम जी का भाषण हुआ, सब लोग इकट्ठे हुए, प्रदर्शन था वहां थाने के ऊपर कि भाई हमारे लोगों पर ये जो जाति हुई इनके साथ में इनको सजा क्यों नहीं दी जा रही, गवर्नमेंट के द्वारा क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं वो। तो 7 अगस्त को कांशीराम साहब ने ये कहा कि भाई, उन्होंने तो बहुत कड़वी बात बोली थी कांशीराम साहब ने, तो रिकॉर्ड में हो, कि मैं इस पार्लियामेंट को बमों से उड़वा सकता हूं 5 मिनट के अल्टीमेटम पर। उन्होंने दबका दिया, लेकिन मैं डरता हूं, क्यों कि अगर मैंने इशारा कर दिया अपने लोगों को, पंजाब की तरफ इशारा किया उंगली का, कि अगर मैंने उधर इशारा कर दिया तो वो लोग वहां से चल पड़े तो मेरे बस में नहीं रहेगा। ये कांशीराम साहब ने वहां बोला। वो तो बड़े बेबाक बोलते थे कांशीराम जी, तो किसी का डरने को मतलब नहीं। तो हम उस रैली में थे, उस प्रदर्शन में थे हम। तो कांशीराम साहब ने कहा, भाई 9 अगस्त को देवीलाल की रैली है वोट क्लब पे, और देवीलाल ने मुझे बुलाया है, क्योंकि वोट क्लब पर होता है दुखी आदमी, और आज देवीलाल दुखी है तो मैं दुखी आदमी का साथी हूं, मैं उस रैली में जाऊंगा। मंडल का मामला चल रहा था साथियों, 18 जुलाई 1990 से लेके और 31 अगस्त 1990 तक 45 दिन वोट क्लब पर धरना चला। मैं उस धरने का डेली का वहां, उस धरने में मैं डेली, मेरी शिरकत हुई है, मेरे वहां साइन है धरने में, रजिस्टर में मेरे डेली साइन हुए हैं। और हर तीसरे दिन हम वहां खाना लेके जाते थे, हमारी ड्यूटी खाने की लगी हुई थी। दोपहर का और शाम का जो खाना है वो हम हर तीसरे दिन लेके जाते थे अपने इलाके से। चक्कियों से हम आटा मांगते थे, दफ्तरों से आने के बाद शाम को आटा मांग के, जो बाजार लगते हैं शहरों में, गलियों में, वहां से सब्जी मांगते थे, क्योंकि सब्जी वाले, रेडी वाले सब हमारे समाज के लोग हैं। जब उनको बताते थे तो देते थे। तो चावल दाल या पूरी सब्जी जो भी बना के हम 4 व्हीलर भर के पूरा, और हम वोट क्लब पे ले जाया करते साथियों। जो वोट क्लब धरना चल रहा था, पूरे 45 दिन धरना चला, नारेबाजी हुई कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो वो धरना भी वहां चल रहा था। और 9 तारीख को वही रैली देवीलाल की,
तो जब 9 अगस्त को देवीलाल की रैली में कांशीराम जी पहुंचे, हम अपना वहां भी पहुंचे, हम रैली में पहुंचे, तो कांशीराम साहब ने वहां भी उनको यही समझाया कि भाई देखो, बैकवर्ड क्लास के लिए जो लागू हो रहा है मंडल कमीशन, हमारा धरना भी चल रहा है, और ये मनुवादी जो लोग हैं 15% समाज के लोग, ये इसको लागू कभी नहीं करेंगे, घोषणा कर देंगे लेकिन लागू नहीं होने देंगे। आज देवीलाल की पगड़ी का सवाल है, तुम्हारे ताऊ की पगड़ी का सवाल, जाटों को बोला तुम अपने ताऊ की पगड़ी का बदला लो। तो चंद्रशेखर जी वहां मंच में मौजूद थे, देवीलाल जी थे, ओम प्रकाश चौटाला थे, और ये जो टिकैत है महेंद्र सिंह टिकैत वहां स्टेज पे बैठे थे, साथ में कांशीराम जी साथ में बैठे थे। ओम प्रकाश चौटाला और महेंद्र सिंह टिकैत के बीच में कांशीराम जी बैठे थे। तो 9 अगस्त की रात को घोषणा हुई है मंडल कमीशन की। ये कहा कि ये मंडल कमीशन जो है ये 7 तारीख से लागू होगा। अच्छा। जिस दिन कांशीराम जी ने पटेल चौक थाने के सामने घोषणा करी थी कि मैं देवीलाल की रैली में जाऊंगा, वो 7 तारीख से लागू करवाया गया। घोषणा की 9 तारीख को, लागू 2 दिन पहले हो गए। लागू 2 दिन पहले की डेट दी, 9 तारीख को घोषणा हुई कि हम मंडल कमीशन लागू सरकार भारत सरकार करती है और ये लागू होगा 7 अगस्त से। और उधर उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री भी रहे पहले, वीपी सिंह जी। साथियों, हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में कॉलेज की लड़कियों को भड़काया, भगा दिया, जगह जगह आंदोलन हुए दिल्ली में। बैकवर्ड क्लास जिस समाज के लिए आरक्षण लागू हुआ ओबीसी का 27% मंडल कमीशन, बैकवर्ड क्लास के लोगों को नहीं पता कि हमारे लिए हो रहा है, उन्हें तो आज भी नहीं पता। उनको ये बताया गया अरे ये इन्हीं के लिए हो रहा है, शेड्यूल कास्ट वालों के लिए, और बढ़ा दिया। उनको 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 बेचारों का ज्ञान नहीं है। तो मंडल कमीशन जो है वो, और नारे लगवाए गए कि मंडल कमीशन खत्म करो खत्म करो। और ये नारे लगाए लड़कियों ने, कई कालंदी कॉलेज पड़ता है पटेल नगर में, वहां की लड़कियां, बरसात हो रही थी, पुलिस उनके साथ साथ पीछे पीछे, और लड़कियां नारे लगा रही हैं कि अंदर की ये बात है, पुलिस हमारे साथ है। अंदर की ये बात है, पुलिस हमारे साथ है। एक तरफ लागू करने की घोषणा भी कर दी और एक तरफ आंदोलन भी चला जाए उसके खिलाफ। तो साथियों, ये जो आरएसएस का जो संगठन है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक संगठन, 85% क्या 90% लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक ये जो संगठन है, ये आरएसएस है। आपने एक बात बोली बीच में कि जब देवीलाल की रैली थी, हाँ जी, ये साहब ने कहा कि देवीलाल दुखी हैं, हाँ, मैं दुखी के साथ हूं। हाँ, क्यों दुखी थे देवीलाल जी? क्या हुआ था उनके साथ, वो थोड़ा बता दो। ऐसा है, ये सब प्रधानमंत्री की लाइन में थे, और हरियाणा में कांशीराम जी के साथ भी एक गठबंधन हुआ था जब हमारी अम्बाड़ा की सीट निकली थी। नागरा जी जीते थे, जिस सीट की वजह से हमारी पार्टी नेशनल पार्टी बनी थी। नागरा जब हरियाणा से जीते थे, एक स्टेट हरियाणा का आ गया, तब हमारी पार्टी नेशनल पार्टी बनी थी। जो 3 स्टेट में हमारी पार्टी पहले रिकॉग्नाइज थी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब। 3 स्टेट में हम पहले रिकॉग्नाइज थे इलेक्शन कमीशन में। चौथा स्टेट जो और होना था, वो होना था कोई भी स्टेट, तो वो हरियाणा हुआ था, जिसकी वजह से हमारी पार्टी नेशनल पार्टी बनी थी। तो जब सुधर समाज, जब चरण सिंह जैसे आदमी को पार्लियामेंट ने देखने दिया इन लोगों ने, जो जाट समाज से थे, तो देवीलाल को प्रधानमंत्री कैसे बना देते ये? तब चंद्रशेखर जो ठाकुर थे, चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया, और वो प्रधानमंत्री की लाइन में थे। दूसरे ये है कि वो कांशीराम जी की जो विचारधारा है, विचारधारा से वो सहमत भी हो गए थे। हाँ, ये वाकई में ही मनुवाद के लोगों के द्वारा हमारे लोगों को लड़वाया जा रहा है, और वो अपने मौज दे रहे हैं। देवीलाल जी मानवतावादी इंसान थे, बहुत बढ़िया आदमी थे, और वो बात को समझते भी थे। तो कांशीराम साहब का उनका साथ दोस्ताना भी रहा। कांशीराम जी की बात को वो ये इसी तरह समझ गए थे कि भाई ये मनुवादी जो लोग हैं, ये वाकई में ही हमारे लोगों को, जो थोड़े से पैसे वाले हैं, जमीनों वाले हैं, उनको भड़का के इन लोगों को पिटवाते हैं और हमारा भाईचारा खराब करते हैं। करवाने वाला यही है, जो ऊपर बैठे, चोटी वाले जो बैठे हैं। तो अंकल जी, अभी हम बात करते हैं, आपने एक बात बोली कि मैं 2003 तक पार्टी से जुड़ा रहा। हाँ जी। मान्यवर साहब काशीराम गए हैं 2006 में। हाँ जी। तो 2003 के बाद आप क्यों अलग हो गए, क्या कारण रहा? देखो जी, ऐसा था, बहुत गंभीर समस्या है, आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो बाहरी दिल्ली जिला है, जहां 29 लोग विधानसभा के क्षेत्र थे, बाहरी दिल्ली जिले में एक मीटिंग हुई
नॉर्थ एवेन्यू 167 नंबर पे, वहां मुझे बनाया गया बारी दिल्ली जिले का बामसेफ का प्रेसिडेंट। बाहरी दिल्ली जिले का मेरे को प्रेसिडेंट बनाया गया कि भाई आप राजपाल जी इसको देखोगे बारी दिल्ली को। मगर भाई हम तो काम करने वाले लोग हैं, हमें तो जो जैसा कहोगे वैसे हम करेंगे। फिर बाद में वो कहते हैं मेरे को कि भाई आप जिले पे तो लगा दिए पूरे पे, लेकिन आप काम करोगे सिर्फ अपने क्षेत्र में। मैं क्यों भाई, जब मेरे को पूरे जिले पे लगा दिया है तो मैं एक तहसील में काम क्यों करूंगा? एक बात है। मगर हम ये जो 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 गदर चिट्ठी जो दे रहे हो ना, हमें इन गदर चिट्ठियों की जरूरत नहीं है। हमारा काम है समाज के लिए काम करना, पार्टी संगठन के लिए काम करना, हमें इनकी जरूरत नहीं है। तो जो 25 अगस्त 2003 को जो कांशीराम जी के जीवन की जो सबसे लास्ट रैली थी, उस रैली के अंदर ले जाने के लिए 400 रुपए पर हेड जमा हुए लोगों के, तो मैं प्रेसिडेंट के नाते और मेरा एक जो बुजुर्ग थे, हमारे कर्मचारी थे, मैनेजर थे वो डीएमएस में, बाबू हरि सिंह, वो जनरल सेक्रेटरी थे बारी जिले के। तो मैं दोनों लोगों के पैसे जमा कराने गया 800 रुपए वहां 167 नंबर पे। तो जो वहां कैशियर बैठा था, कोई जगदीश नाम का लड़का था, वो कहता है मेरे से राजपाल जी। मगर हाँ भाई, कह रहे आप तो बामसेफ में हैं। मैं बिल्कुल बामसेफ में हूं। बोला आप लोग तो नहीं जा पाओगे वहां। मैं क्यों? कह रहा वहां तो सिर्फ पार्टी के लोगों को बुलाया है, बामसेफ को नहीं बुलाया। अच्छा। मगर भाई बात सुन, महा रातों को कैडर लेगा बामसेफ, समाज से पैसा इकट्ठा करेगा बामसेफ, अपनी तनख्वाहों में से अपना पेट काट के बच्चों का पैसे देगा पार्टी को बामसेफ, और बामसेफ ही नहीं जाएगा। ये तो मैं वही हाल हो गया कि मिट्टी काटे कुम्हार, ईंट बनावे चमार, पकावे चमार और ढोवे फिर कुम्हार, गधा गेले। और जब राजमिस्त्री ज्यादातर जो बेचारे पिछड़े समाज के लोग वो बनाए मंदिर, और बात इस दिन वो मंदिर बन के तैयार हो जाता है, तुम नहीं घुसोगे अंदर भाई। मगर जब सारा काम बामसेफ कर रहा है तो क्यों जाएंगे हम? पैसे जमा कर, मैं साहब से बात करूंगा। तो जब तड़क झटक हुई तो उसको पता था कि ये आदमी थोड़ा टेढ़ा है, और कांशीराम साहब के हम थोड़े ज्यादा नजदीक रहे, बहुत ज्यादा नजदीक रहे हम, बाप बेटे की तरह कांशीराम जी के। हम आदमी की धड़कन को महसूस करते हैं कि आदमी क्या कहना चाह रहा है। हम कभी स्टेज पे नहीं चढ़े, ये भी एक रिकॉर्ड रहा। कांशीराम साहब भाषण दे रहे हैं और हम लठ लेके स्टेज के पीछे खड़े हैं। पुलिस थाने से हम परमिशन लेते थे, पुलिस परमिशन दे देती थी, लेकिन पुलिस नहीं भेजती थी। हमें ये डर लगा रहता था कोई सारा बदमाश आके पीछे से अटैक ना कर दे। हमें लठ लेके और स्टेज के चारों तरफ खड़े होते थे साथियों। हम कभी साहब के सामने स्टेज पे नहीं गए। अब आज ये जो कुकरमुते जो पैदा हो रहे ना, तो अंधभगत मायावती के, जो ये कह देते हैं तुम्हारे पास कोई फोटो है कांशीराम जी के साथ। अरे नालायक के बच्चों, कांशीराम साहब के साथ फोटो खिंचवाने तो बहुत दूर की बात है, हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी उस आदमी के सामने जाने की। स्टेज के पीछे लठ ले खड़े होते थे ताकि कोई आदमी सारा बदमाश दारू पी के यहाँ आके हंगामा खड़ा कर दे। हम फोटो खिंचवाने वाले में नहीं है। हमने अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए लिख दी थी, हम समाज के लिए लगे रहे हमेशा, और आज भी लगे हुए हैं, आज तक भी लगे हुए हैं। रिटायरमेंट हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, आज भी लगे हुए हैं, और जब तक जिएंगे समाज के लिए काम करते रहेंगे। कभी जिंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो सही लोग हैं, समाज में काम करने वाले जो लोग हैं, जिनके दिल में समाज के प्रति भावना है, समाज के प्रति दर्द है, उन लोगों का हम सहयोग करते रहेंगे। लखनऊ की जो रैली हुई 25 अगस्त 2003 की, तो उस रैली में जब पैसे जमा हो गए तो हम वहां लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचने के बाद में करीब करीब 400 मीटर लंबा, 500 मीटर लंबा एक टेंट लगा हुआ, वहां खाने का प्रोग्राम, कई तरह के हलवे बन रहे। मखा यार हलवे बन रहे, कुछ चक्कर तो है। जो छत्रपति साहू जी महाराज जो छात्रावास बने हैं गोमती नदी के किनारे, वहां पर हमें रोका गया। वहां पर सब लोग जो दिल्ली से बाहर वाले थे, वो वहां जाके अपने उसमें रात को विश्राम किया। काफी कमरे बने हुए हैं, हम भी 10-12 लोग एक कमरे में थे। सुबह उठे, बोला टूटी लगी हुई थी दीवार में, टूटियां लगवा रखी थी, बोला भैया नहाओ, नहा धो के फिर बोला चलो खाना खाओ। टेंट लगा था, बहुत लंबा खाना खाया, और साहब बोले भाई ऐसा है, आज आप लखनऊ में घूमो आज, और घूम के ये देखो कि हमने क्या किया है।
तो साथियों हम तो ज्यादा घर नहीं गए, हम तो गोमती नगर में ही जो जो स्मारक बना हुआ है बाबा साहब का, जो गुम्बद टाइप है गोल, हम तो वहीं घूमते घूमते शाम होगी हमें, बाकी जगह हम नहीं जा पाए, क्योंकि साहब ने बसें लगवा रखी थी घूमने के लिए, हम नहीं जा पाए वहां। अगले दिन सुबह 25 तारीख को, क्योंकि 24 तारीख को हम सुबह सुबह 8 बजे ट्रेन से वहां दिल्ली से चल के पहुंच गए थे लखनऊ। 25 तारीख को सुबह बसें लगा दी और अंबेडकर मैदान में सब लोग वहां पहुंच गए। तो बहन मायावती जो है, इन्होंने अपना भाषण करीब करीब 2.5 घंटे ये अपना भाषण दिया है इन्होंने। 2.5 घंटे में इन्होंने कहा भाई मैं बहुत जिद्दी लड़की हूं और भाजपा ने मेरे ऊपर छापे डाल रही है, भाजपा, मैं भाजपा को छोड़ूंगी नहीं, मैं बहुत जिद्दी हूं, धूल में मिला के छोड़ूंगी। बहुत कुछ बोला साथियों। एक अपना शक भी जाहिर किया कि साथियों दिल्ली से एक पत्रकार का फोन आया और उस पत्रकार ने कहा कि बहन जी हमने सुना है कांशीराम जी की डेथ हो गई है। तो मैंने उस पत्रकार से, कहती है, मैंने पूछा भाई तू किस कांशीराम की बात कर रहे हैं आप? हमारे जो मानवर कांशीराम जी हैं वो मेरे सामने बैठे चाय पी रहे हैं। कि मैंने साहब से उसकी बात कराई पत्रकार की। तो कहती है भाइयों अगर मान्यवर कांशीराम जी मर जाते हैं तो ये मनुवादी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस बात को बड़े पैमाने पर हाईलाइट करेगा कि मायावती ने कांशीराम जी को मरवा दिया, और अगर मैं मर जाती हूं तो इस बात को भी हाईलाइट करेगा कि कांशीराम जी ने मायावती को मरवा दिया। आपको ऐसी अफवाहों पर विश्वास नहीं करना है। अच्छा। हमने कहा भाई अब हमारा बूढ़ा लगता है बचेगा नहीं। अब जो हमारी दिल्ली की टीम थी, जो कांशीराम जी के ज्यादा नजदीक वाले लोग थे, उन्होंने आपस में बताया क्योंकि हम बिल्कुल स्टेज के सामने बैठे थे, तीसरी रो में। मुझे लगता है बूढ़ा बचेगा नहीं अब। यानी आपको कुछ कुछ अंदेशा हो गया? हमें हम तो बहुत पहले से, शुरू से 95 से ही बाहर हैं। मगर बूढ़ा बचेगा नहीं भाई। और ये कहा कि अगर मेरे और कांशीराम जी के नाम में 2 रुपए की बेनामी संपत्ति निकल जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी, ये भी कहा। उसके बाद 2.5 घंटे बोलने के बाद में मैं बीजेपी को जो कर दूंगी वो कर दूंगी, इन्होंने अपना भाषण खत्म किया। उसके बाद कांशीराम साहब 1 घंटा 10 मिनट बोले उसी रैली में 1 घंटा 10 मिनट। क्योंकि दिल्ली से लोगों को यह कह के वहां ले जाया गया कि आज कांशीराम जी जो है वो बहन जी को अध्यक्ष बना देंगे, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा कराएंगे कल 25 तारीख को। इसलिए उन्होंने मेरे को मना किया, वाम सेफ के लोग नहीं जाएंगे। अच्छा, सिर्फ पार्टी के लोग जाएंगे। तो साहब कहते हैं, साहब ने जैसे ही अपना भाषण शुरू किया, साहब कहते हैं साथियों मेरा बाप हरि सिंह ये कहता था कि मेरा लड़का पटवारी बनेगा। 2 महीने के बाद मेरे गांव के पड़ोस का एक चमार का लड़का कलेक्टर बन गया। तो मेरा बाप कहता है कि भाई मेरा लड़का पटवारी नहीं बनेगा, अब मेरा लड़का भी कलेक्टर बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरा लड़का जो है वो पढ़ने में, ये जो कलेक्टर बना है इसे बहुत होशियार है। इस बात को कांशीराम जी खा गए। और जो पुराने साथी हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं अच्छी तरह से कि भाई कांशीराम जी एक बात को छेड़ के बीच में खा जाते थे, और उस बात को 2-3 बार जब तक वो नहीं दोहराते थे तब तक नहीं दोहराते, तब तक जब तक लोगों के दिमाग में ये बात ना बैठ जाए कि भाई कांशीराम साहब क्या कहना चाहते हैं। इस बात को अधूरी छोड़िए। कांशीराम जी कहते हैं कि भाई मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को तैयार किया। मैंने अपने साथियों से कहा, जो हमारे बुजुर्ग बाबू हरि सिंह थे, बाबू जी आज साहब कांग्रेसियों की बात क्यों कर रहे हैं, कोई बीमारी तो है? कि मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को तैयार किया, जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को तैयार किया, इंदिरा गांधी ने संजय गांधी को तैयार किया, और इस बात को भी खा गए। घुमा फिरा के बात करते हुए वहीं फिर दोबारा आ जाते हैं कि मेरा बाप कहता था पटवारी बनेगा या कलेक्टर बनेगा। कहते हैं साथियों ना तो मैं पटवारी बन पाया ना मैं कलेक्टर बन पाया, मैं तो कुछ और ही बन गया हूं, और वो जो मैं बना हूं मैं आज आपके सामने हूं। मैं जो भी कुछ बना हूं मैं आज आपके सामने हूं। और खिलखिला के हंस पड़े।
फिर दूसरी बात, हाँ, लेकिन आज मेरा भी दिल करने लगा है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। मैंने 1985 से 2003 तक साहब कांशीराम जी के साथ बड़े पैमाने पर रात दिन काम किया। मैंने उस आदमी की जबान से पहली बार यह बात सुनी कि मैंने कुछ बनना है, वरना वो यही कहते थे प्रधानमंत्री तो मायावती को ही बनाऊंगा। 18 साल के दौरान पहली बार यह कहा उस आदमी ने कि मैं आज मेरा दिल करने लगा है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, और मैं अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाता हूं तो इस देश में कोयले के बाकी और इतने खनिजों के भंडार है कि एक दिन में 5-5 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। यह बात कांशीराम साहब ने कही। दूसरी बात वहां आगे कि मोतीलाल को तैयार किया, फलाने को तैयार किया कांग्रेस ने, कहते हैं ऐसे हाथ करके कि मैंने देश में लाखों लोगों को तैयार किया है। जो अम्बेडकर मैदान खचाखच भरा हुआ था उसमें कि मैंने देश में लाखों लोगों को तैयार किया है। पीछे मायावती जी बैठी हुई थी, पीछे इशारा किया कि मायावती भी उन लाखों लोगों में से एक है। इशारा भी किया साथियों कि मायावती भी उन लोगों में से एक है। कभी अपने आप को जाति समाज का समझे। लेकिन जो अहम बात जो कांशीराम साहब ने कही, जो मार्केबल बात है, जो आप सोचने पर मजबूर होंगे, वो बात कांशीराम साहब ने क्या बोली। कांशीराम साहब ने कहा कि जहां तक मायावती ने बेनामी संपत्ति की बात की है कि कांशीराम जी के नाम में मेरे नाम में मिल जाती है 2 रुपए की नाम बेनामी संपत्ति, तो मैं संन्यास ले लूंगी राजनीति से। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मरने के बाद 2 गज जमीन नसीब होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। आंसू आते हैं साथियों आदमी के ये बातें सुन के कि 2 गज जमीन नसीब होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि मनमोहन सिंह सरदार जी की जो गवर्नमेंट है कांग्रेस की, वो 2 पार्टियों पर टिकी हुई थी। जैसे आज मोदी की जो गवर्नमेंट है आरएसएस भाजपा की, नायडू और नीतीश पर टिकी हुई है, ऐसे ही सरदार मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी उस वक्त बाहर से समर्थन देके 2 पार्टियों पर टिकी हुई थी। करीब करीब 21 सांसद हमारे थे और 22-23 सांसद सपा के थे 2003 में। एक भी पार्टी अगर समर्थन वापस लेती है, समाजवादी पार्टी ले ले या बसपा ले ले, तो मनमोहन सिंह की सरकार कांग्रेस की गिर जाती। साथियों, अगर सरकार पर दबाव बनाया जाता तो कांशीराम साहब को दिल्ली में जहां ये और मुर्दे पड़े हुए हैं दुनिया भर के, और स्मारक पड़े हुए हैं नेताओं के, कांग्रेस के नेता गांधी जी का है, बाकी और लोगों का है, राजीव जी का है, वहां ऐसे ही कांशीराम साहब को जगह मिलनी थी, लेकिन जगह दिलवाने में दिलचस्पी नहीं थी। साथियों, ये विडंबना तो है कि बहुजन समाज के इतने बड़े योद्धा को एक ढंग की जगह भी नहीं मिली, बल्कि उनका अंतिम संस्कार भी मेरे सुनने में आया कि टेम्परेरी तौर पे किया। बताऊंगा मैं। तो 25 अगस्त 2003 की रैली के बाद ठीक 15 दिन के बाद में खबर आती है कि भाई कांशीराम जी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है। जो हैदराबाद का जो मेडिकल कॉलेज का जो प्रधान था, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, वो टेलीविजन पे बोल रहा था, मैं देख रहा था टीवी पे, कि आज मान्यवर कांशीराम जी जो बसपा के प्रेसिडेंट हैं, उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया है। ओहो, रात को हेलीकॉप्टर से कांशीराम साहब को ऑल इंडिया मेडिकल ले आया गया। ऑल इंडिया मेडिकल में जहां कांशीराम जी का बेड था उसके सामने ही बूटा सिंह का बेड था। तो बूटा सिंह के से हम 2014 के आसपास मिले हैं, 13 के आसपास, हरभजन सिंह लाखा के साथ। लाखा जी मिले गए थे, हमें भी साथ ले गए। तो बूटा सिंह ने ये बात बताई, बोला जिस दिन कांशीराम जी को वहां ले आया गया था ऑल इंडिया मेडिकल में, उसके सामने वाला बेड कमरे में मेरा बेड था। तो ये बोला गया वहां कि इस बूढ़े को इस सरदार से मत मिलने देना। अच्छा, ये बूटा सिंह के लफ्ज है। किसने बोली ये बात? ये बात पार्टी के लोगों ने बोली। अच्छा, जो ऊपर से वो आई कि बूढ़े को सरदार से मत मिलने देना। दूसरे मुलायम सिंह यादव और रामविलास पासवान जी मिलने के लिए आने वाले थे, उनको मायावती जी ने मना कर दिया कि नहीं मिल सकते। बाद में लोगों ने कहा होगा भाई राजनीति के लोग मिलते ही हैं, बाद में वो लोग आके मिलके चले गए।
बाद में आए हैं उसी दिन ही वहां जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री बने थे अजीत जोगी। अजीत जोगी जब नौकरी करते थे, जब वो आईएएस थे, तो वो कांशीराम साहब के साथ बामसेफ में वर्कर रहे हैं, कांशीराम साहब के शिष्य रहे हैं वो। तो जब अजीत जोगी मिलके साहब से चलने लगे तो कांशीराम साहब ने उसका ऐसे हाथ पकड़ के उंगली उठा के ऐसे खींच लिया अपनी तरफ। ऑल इंडिया मेडिकल की बता रहा हूं कि अजीत जोगी, जो अम्बेडकरी मूवमेंट हमने शुरू की थी वो मूवमेंट आज अधूरी रह गई है, उस मूवमेंट को पूरा करवाने में मदद करना। और इतनी कह के फूट फूट के रो पड़े। ये पहला और आखिरी समाचार था टीवी टेलीविजन पे, जो सरकारी टेलीविजन है, जो कांशीराम जी के बारे में समाचार था। उसके बाद कांशीराम जी के बारे में 3 साल तक कोई समाचार नहीं आया है। और कोई आया हो तो मेरे को बताओ। ये पहला टीवी पे कोई न्यूज ना। कांशीराम आज कुकर मुत्ते जो भर्ती हो जाते हैं नेता छोटे छोटे, उनके बारे में टेलीविजन बुकाता रहता है, फलाने को इतनी सुधार है, इतना सुधार है, लेकिन कांशीराम जी की बीमारी के बारे में कोई भी एक भी शब्द किसी भी मीडिया वाले ने नहीं बोला 3 साल के दौरान। वो पहला और आखिरी समाचार था जो टीवी पे अजीत जोगी के आने पर गवर्नमेंट की मीडिया ने दिखाया। और उस टाइम पे जो साहब की जो मीडिया थी, बहुजन संगठक और जो बहुजन टाइम्स, क्या उनके वो तो चल रहे होंगे तब तक? वो अखबार चल रहा था, बाद में बंद किया है। लेकिन कांशीराम साहब के चारों तरफ ना एक बहुत गहरी साजिश के तहत एक घेरा सा बनाया हुआ था वहां। अच्छा। वो तो आप ये समझोगे एक तरह से पहले भी बंधक ही थे। जब भी वो दिल्ली आते थे वो एक तरह से मान लो समझो बंधक ही थे। वो उनके चारों तरफ घेरा रहता था कि कौन मिलता है, क्या बात करता है, क्या नहीं। ये एक बहुत लंबी चौड़ी साजिश के तहत हुआ, जो कुछ हुआ ऐसे नहीं हुआ। ये कांशीराम साहब की मां ने, हरभजन सिंह लाखा ने कहा कि माता जी आप सरकार से दरखास्त करो भाई मेरे बेटे को। हाँ, उसी दिन रात को, अगले ही दिन रात को जब अजीत जोगी मिलने आया वहां, अगले ही दिन वहां से उठा के कांशीराम साहब को और वहां से बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। हाँ, ये भी थोड़ा सा मतलब नाजम होने वाली बात है कि इतने बड़े हॉस्पिटल से वहां छोटे हॉस्पिटल में छोटे बत्रा में एडमिट कर दिया गया। क्यों? वो जो है RSS वाला हॉस्पिटल है बत्रा वाला, वहां बता दिया बत्रा बनाया जाए। और वहां बत्रा हॉस्पिटल की जिस बिल्डिंग में कांशीराम जी थे उस बिल्डिंग में बहुत से कमरे हैं। उन बहुत से कमरों में एक ही मरीज था, कांशीराम। अच्छा। बाकी सारे कमरे खाली थे। बस। और वहां जो आदमी बैठा हुआ था वहां, जो जिसको बोलते हैं केयर टेकर जिसको बोलते हैं, वो पंजाब का ही एक हुकुम सिंह नाम का आदमी था, जो कांशीराम जी का कहीं दूर दराज का कोई रिश्तेदार भी था। लेकिन कांशीराम साहब का विरोधी था जो आदमी वहां बैठा था। क्योंकि हम भी 2-3 बार मिलने गए हैं लेकिन नहीं मिलने दिए। तो एक सोनू अम्बेडकर है पंजाब का, जो चमार का लड़का है, वो अमेरिका में ट्रांसपोर्टर है। अच्छा। उस ट्रांसपोर्टर ने मिलने के लिए आया बत्रा हॉस्पिटल में। इंक्वायरी में उसने कहा मैंने कांशीराम जी से मिलना है। तो उन्होंने हुकुम सिंह से बात करी इंटरकॉम पे। हुकुम सिंह ने उसको बुलाया अपने पास। हुकुम सिंह से बात हुई कि मैं इलाज कराना चाहता हूँ साहब का। उसने कहीं फोन किया कि ऐसे ऐसे को पंजाब का कोई आया, वह अमेरिका से वो इलाज कराना चाहता है अपने दम पे। तो उस सोनू अम्बेडकर को धक्के मार के सीढ़ियों में से सामान नीचे फेंक दिया, उसकी पिटाई की वहां सोनू अम्बेडकर की। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के कुछ पार्टी के भी थे, पार्टी के होंगे जो वहां नजदीक थे, वो तो पार्टी के होंगे जो वहां नजदीक थे साहब के, उन्होंने। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो रोता रोता बाहर आया। और बाहर हम लोग धरने पे बैठे थे। वहीं पे पहले दिन हम धरने पे बैठे, 24 दिन धरना चला था बत्रा हॉस्पिटल पे। बत्रा गेट के सामने हमें बैठे हम गेट पे, तो पुलिस ने आके हमें वहां से उठा दिया कि आप लोग यहाँ से लाठीचार्ज हो जाएगा और आप जाके वहां बैठो दूर, 3 सड़क पार करके आप वहां जाके बैठो दूर, हॉस्पिटल बेइज्जती होती है। क्यों? हम ये नारे लगा रहे थे। कांशीराम साहब की माता जी थी, उसमें बहन थी एक श्रवण कौर, और दोनों भाई थे दरबारा सिंह और हरबंस सिंह, और बाकी पंजाब के कुछ साथी थे, कुछ हम थे, तो करीब 30-35 लोग थे। हमने 24 दिन धरना लगाया वहां बत्रा पे। तो नारेबाजी हो रही थी, मिले हुए ये सारे हैं कांशीराम के हत्यारे हैं। तो वहां ये सोनू अम्बेडकर आ गया और माता जी के पैरों में पड़ के रोया कि बेबे मेरे को पिटा उन्होंने, जो लोग थे मेरे को मिलने नहीं दिया, मैं साहब का इलाज कराना चाहता हूं अमेरिका में।
उसने किताब भी लिखी है, अच्छा सोनू अम्बेडकर ने किताब भी लिखी है, कांशीराम की हत्या। अच्छा। वो किताब आपको भेज दूंगा मैं। एक है रघुवीर सिंह बहुत थे सहारनपुर के, वो उन्होंने तो वीडियो भी निकाली है, तो खूब बोलते थे कांशीराम जी की हत्या हुई है। मैंने वीडियो देखी। तो एक बहुत पुराने साथी हैं साहब के, जिन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया पैसा देके, जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे, तेज सिंह, वो उन्होंने एक बार पार्टी बनाई थी, अभी है अम्बेडकर समाज पार्टी है। अम्बेडकर समाज पार्टी। तो ये सब लोगों ने किताबें भी लिखी है, किताब मैं भी लिखने जा रहा हूँ, जो हमारे साथ जो हमने जो देखा अब तक। तो ये कहानी हुई है। उसके बाद छुट्टी, लाखा जी ने कहा भाई माता जी आप वहां कोर्ट में या उसको सरकार से दरखास्त करो कि कांशीराम जी राज्यसभा के सांसद हैं, उनको विदेश भेजा जाए इलाज के लिए। पार्टी का ही मेरे पास पैसा नहीं है, छापे पड़ के पार्टी के पास तो कह रहे पैसा नहीं है, तो सरकार को गुहार लगाओ कि इनको अमेरिका इलाज के लिए भेजा जाए। तो और कह रहा लाखा साहब ने कहा कि मेरे को डाउट भी है, कुछ इनको खतरा है कांशीराम जी को। तो माता जी कहती हैं नहीं पुत्र, वो सही इलाज चल रहा है। मेरे कोल भी आए थी, पार्टी के लोग मेरे पास भी आए थे दिल्ली से कि साहब के इलाज के लिए पैसा नहीं है। तो साहब ने माता जी के लिए 4 सोने की चूड़ियां बनवाई हुई थी, दोनों हाथों में 2-2 चूड़ियां, और 1 लाख रुपए बैंक में थे। वो माता जी कह रही थी कि मैंने 4 चूड़ियां उतार के दे दी, और कोई टमटा है वो उन चूड़ियों को और पैसे को लेके दिल्ली गया इलाज के लिए। तो फिर बाद में जब माता जी जब मिलने आई हैं, उनके भाई जब बत्रा हॉस्पिटल में मिलने आए हैं, तो बत्रा हॉस्पिटल में माता जी को धक्के मार के सीढ़ियों में से गिरा दिया। माता जी को भी? माता जी को, 93 साल की बूढ़ी माँ को, कांशीराम साहब की माँ को, वहां जो लोग थे उन्होंने सीढ़ियों में से गिरा दिया। वो बेचारी 2 मुट्ठी हड्डी थी, 93 साल की, लुढ़कती हुई आई। उसके बाद वो हाई कोर्ट गई हैं, दिल्ली हाई कोर्ट। जब उन्होंने लाखा साहब को बुलाया, लाखा साहब के साथ उस दिन मैं भी था, जब बुंगा साहब गए हैं, पृथ्वीपुर बुंगा साहब, एक हमारे और साथी थे। तो माता जी, तब माता जी लोग कहने लगी कि पुत्र तुसी सही कह रहे थी, मेरे पुत्र न्यू जान का खतरा है। तब वो बाद में हाई कोर्ट में गई हैं। और हाई कहीं ना कहीं अंकल जी हम देखें जैसे बिल्कुल संदेह है, बहुत संदेह है, उनकी हत्या हुई है। मैं एक बात पे और थोड़ा सा उसमें हाँ, में कि जो समाज साहब के पीछे दीवाना था, पागल था, हजारों लाखों गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है साहब के इलाज के लिए। पैसा तो समाज पता नहीं कितना दे देता। पैसे की कमी नहीं है, पैसा के लिए तो पैसे की कमी नहीं है मेरे हिसाब से। तो पैसे की पार्टी के पास कमी थोड़ी है, पार्टी के पास भी नहीं, 2-3 बार तो तब तक आ चुकी थी। कई हजार करोड़ रुपए के मालिक हैं पार्टी वाले, जो पार्टी चला रहे हैं। रोज अखबार में आती है वो इतने सीबीआई के छापे पड़ते थे, 500 करोड़ का पकड़ा गया है एक मामला। तो ये पैसे कहां से आए 500 करोड़ रुपए? और अगले दिन समझौता हो जाता है बीजेपी आरएस के साथ में, वो सारी गायब हो जाती है खबर। मुझे तो एक मुख्य बात बताएं। हाँ, जो मीडिया थी, हाँ, क्योंकि साहब की एक लाइन बड़ी पॉपुलर होती है कि दूसरी कोई मीडिया हमारी न्यूज नहीं दिखाएगा, इसलिए हमें अपनी खुद की मीडिया तैयार करनी होगी। तो साहब ने तैयार भी की। और किसी भी राष्ट्रीय दल के लिए या क्षेत्रीय दल, उसके लिए मीडिया की उपयोगिता बड़ी जरूरी होती है। तो मुझे ये बात हजम नहीं हो पाती कि होना तो ये चाहिए था कि सत्ता में बीएसपी आ गई तो अपना खुद का एक न्यूज चैनल होता, या संरक्षण देके समाज के लोगों के द्वारा खोला जाता। हुआ उल्टा, साहब की मीडिया भी बंद हुई। उस दौरान पे एक मैगजीन चलती थी अम्बेडकर टुडे, वो भी बंद हुई। आरएसएस भाजपा के साथ गठबंधन हुआ है ना 95 में, उसके बाद जो मूवमेंट की जो दिशा थी वो बदल गई। और मैं आपको हकीकत बता दूं, जो अंदर की बात है, 1995 से लेके और 2003 तक कांशीराम साहब को ये बोल दिया गया था कि आप मुझे डिस्टर्ब मत करना। अच्छा, आप मेरे को यूपी में डिस्टर्ब मत करना। तब कांशीराम साहब ने दक्षिण भारत में काम किया है, आंध्रा है, केरला है, तमिलनाडु है और महाराष्ट्र वगैरह है, तब उधर ये चले गए हैं। एक जो जरूरी बड़ी मीटिंगें होती थी, उन मीटिंगों में ही कांशीराम साहब को बुलाते थे, वरना कांशीराम साहब को 8 साल यूपी में घुसने नहीं दिया। यानी पूरी तरह से कब्जा। अंदर की बात बता रहा हूँ, अंदर की जो अंदर की बात है ये। तो कांशीराम साहब की एक पार्टी बनी 2006 में, 11 सितंबर को,
बहुजन क्रांति पार्टी। बहुजन क्रांति पार्टी किसने बनाई थी ये? वो हरभजन सिंह लाखा जी के नेतृत्व में बनी थी, और हम लोगों ने मना भी किया, वहां लाखा साहब पार्टी मत बनने दो, लेकिन ये हमारे समाज के लोग जो छोटे ये नेता है ना, कुकरमुते हैं, ये पार्टी बनाओ पार्टी बनाओ। सब लोगों ने बैठ के बात करी, लाखा साहब पार्टी मत बनाओ, अभी 1-2 साल मूवमेंट चला लो, लोगों को बता दो भाई ये कहानी घट रही है, ये कहानी हो रही है, तो उसके बाद बना लेना पार्टी, तो कोई बना लो, कोई बना लो। तो नीमा ने पार्टी बना दी, अध्यक्ष बनाया ईश्वर सिंह को, जो राज्यसभा का मेंबर था बसपा का, उसको पार्टी का अध्यक्ष बनाया था, और हरियाणा का अध्यक्ष बनाया था पवन फौजी को। पवन फौजी ये गड्डी वाला, अभी तो भिवानी से लड़ा था, 10,000 रुपये में भी दे के आया था इसको इलेक्शन में। ये यहाँ से रंगा लड़ा था आम आदमी से, इसको भी मैंने 10,000 रुपये भेजे थे, अनिल रंगा जी। हाँ। अच्छा, क्योंकि मेरे भी संपर्क में है ये। इसका जो साला है वो मेरे भतीजे का, दौड़ी से जो वकील है उसका दोस्त है, पंकज मुंडे। तो मेरी रिटायरमेंट पे भी गया था वहां दिल्ली वो। तो ये जब कांशीराम, हाँ, बहुजन क्रांति पार्टी बनने के बाद में ठीक 28 दिन के बाद में रुड़की में रैली थी। रुड़की की रैली में जहां मंच लगा था, वहां के लोग, क्योंकि वो उनके यूपी में जो इलाका जो है ना, बागपत, मेरठवाड़ा, मुजफ्फरनगर वाला, या हमारे लोगों पर भी जमीनें हैं कुछ, हाँ, सुनने में आया है। तो वहां ट्रैक्टर के पीछे जो रेडा टाइप होता है ना, उन लोगों को बैठा के वहां करीब 20-25 हजार की भीड़ हो गई थी। अच्छा। और मैं था उस रैली में, और जहां मीटिंग हो रही थी उसके बैक साइड में मीटिंग चल रही थी बसपा की। वो एक मिनट की खबर दे रहे थे कब कौन आदमी क्या बोला। तो मंच के ऊपर सिंगाराराम सुंगड़ा, जो गढ़शंकर से पंजाब से 2 बार MLA रहा है, बड़ा धाकड़ नेता रहा बसपा का पंजाब में, सिंगाराराम सुंगड़ा। उसकी वीडियो सुनोगे आप, बहुत शेर की तरह डांटता है। अब वो मर गया है, 1 साल छोटा था मेरे से, वो 65 का जन्म था, मेरा 64 का है। तो हरभजन सिंह लाखा और बालेश्वर यादव जो सांसद था बसपा का, और DP यादव जो सांसद था बसपा का, और भी कई नेता थे जो वहां मंच पर मौजूद थे। तो DP यादव ने यह कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, 2 महीने के अल्टीमेटम है, 2 महीने के अंदर हम कांशीराम जी को और आजाद करवा के छोड़ेंगे जो बंधक बताया जा रहा है। 2 महीने के अंदर वो खबर वहां पहुंच रही थी दिल्ली। तो हम करीब रात को 1:30 बजे पहुंचे हैं दिल्ली। 2:30 बजे रात को मेरे पास फोन आया सिंगाराराम सुंगड़ा का कि बोध जी। मैं हाँ बोलो सर। माँ क्या बात होगी? बात दिन में तो मिले थे भाई, क्या बात होगी? और बोला यार टेलीविजन खोल के देखो, भैन तो कांशीराम जी दी मार दी था। अच्छा। मैंने टेलीविजन खोला रात को 2:30 बजे, तो यही हेडिंग आ रही थी कि लंबी बीमारी के बाद बसपा संस्थापक कांशीराम का निधन। 2 बजे के बाद घोषणा हुई, और 2 बजे वहां आंध्रा और केरला के जो लोग हैं ना, वो वर्कर वहां बैठे हुए थे डेड बॉडी के पास। वो इतनी जल्दी कैसे आ गए? ये एक सब संदेहास्पद है ना, ये सब इशारा करती है कुछ गड़बड़ हुआ है, शक है। मां क्या करना है? कह रहा ऐसा करो तुसी सुबह हाईकोर्ट पहुंचो। ठीक है, हमने छुट्टी करी थी। लाखा साहब हमें आगे मिले। सिंगाराराम सुंगड़ा जो है वो इनके परिवार, कांशीराम जी के परिवार को, क्योंकि माता जी तो पहले मर गई, वो वहां इनके भाइयों को, इनकी बहनों को लेके गाड़ी में बिठा के अपनी उम्र वहां हाईकोर्ट पहुंच गए। आ गए हम 3-4 आदमी, हम और लाखा साहब। हम हाईकोर्ट में वकील ढूंढ रहे थे करने के लिए। वो ये कह रहा था, परिवार ये कह रहा था भाई कांशीराम जी का पोस्टमार्टम होना चाहिए, हमें शक है इनकी हत्या हुई है, ये आकस्मिक मौत नहीं मरे। तो हम तो लगे रहे वकील ढूंढने में। एक वकील रुके मारा दूर से, कहता है आ जाओ भाइयों, इधर आ जाओ, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, कांशीराम के परिवार मेरे पास आ जाओ, फ्री में लड़ूंगा। वो था कोई चमचा इन्हीं का, बसपा वालों का ही। मैंने खचा उसको, मंगाओ 5:30 चुप हो जाना, दूर चला जाए, यहाँ से 5:30 को गाड़ दूंगा नहीं हाईकोर्ट के अंदर ही। तू ही ऐसे कैसे आएगा? कांशीराम का जो फ्री चुनाव लड़ेगा तुम केस, भागा ना। लाखा साहब बोले बहुत जी आप बोलो मत। जैसे ही हम हाईकोर्ट से ढूंढ आने के वकीलों को बाहर आए हैं,
हमें पता लगा कि 2 गाड़ियां आई थी बड़ी बड़ी, और कांसीराम के पूरे परिवार को बिठा के पता नहीं कहाँ लेगी। अच्छा, साथ में ले गए। साथ में लेगी। हम वहां गए नहीं साहब। डेड बॉडी का जहां संस्कार किया है निगम बोध घाट पर, जहां आए जगह को फूंकते हैं, हाँ वो तो एक जिसका कोई वाली वारस नहीं उसको फूंकते हैं, जहां 8 तारीख को रात को हत्या हुई है, वो उनकी डेथ हुई है, और 9 तारीख को ही 2 बजे उठा लेना डेड बॉडी को आग लगाने के लिए, कौन सा तुक बनता है? कांसीराम को ऐरा गैरा आदमी तो था नहीं जो गली में घूमने वाला हो। कोई एक राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय नेता, 85% लोगों की नुमाइंदगी करने वाला आदमी, उस आदमी को कम से कम भी 2 दिन तो रखना चाहिए था डेड बॉडी को, ताकि लोग दर्शन करने के लिए। किसी छोटे से जिले का भी कोई चर्चित इंसान अगर दुनिया तब भी एक दिन रखते हैं, तो भी एक बार घोषणा करते हैं भाई उस टाइम पे अंतिम संस्कार होगा और आप सभी दर्शन अभिलाषी पहुंच सकते हैं। मेरे पास है दिनेश जी, 9 को दाग लगी है साहब को। 11 तारीख को मेरे पास केरला से 4 आदमी आके मेरे घर पर रुके हैं। अच्छा। जो साहब के दर्शन करने के लिए वहां से चले हुए थे। 3 दिन बाद मेरे घर पर आके रुके रात को 5 आदमी। एक तो उनमें वो भी था जो बाद में वहां का केरला का मिनिस्टर बना है, AM वर्गीस, वो वाईजाल से आया था रात को। उसको रात को 1:30 बजे हम लेके आए वहां से एयरपोर्ट से, और 4 आदमी और 5 आदमी मेरे घर रुके 3 दिन बाद, जो साहब के दर्शन करने के लिए आए थे। वो दर्शन नहीं कर पाए। कहाँ, तो डेड बॉडी तो दाग तो 9 तारीख को लगा दिया। 9 तारीख को ही हम सुबह सुबह गए हैं वहां 9 तारीख को। 10 तारीख को सुबह हम गए हैं, हरभजन सिंह लाखा, ईसम सिंह और 4-5 साथी हम वहां निगम बोध घाट गए हैं जहां आग लगाई थी। तो वहां जहां जिस उसमें खाने में आग लगाई थी, वहां भाप उठ रही थी, भाप, यानी आग की जैसे आग लगा पानी से बुझाते हैं ना, उसके बाद जो भाप निकलती है। तो वहां जो चौकीदार बैठा था ना, वो यूं कहने लगा, जी बोला यहाँ रात को 3 बजे कुछ लोग आए थे, 8-10 लोग आए थे गाड़ियां लेके, लोहे के ड्रम में डाल के सब कुछ पानी से पाइप से बुझा के आग को, जो डेड बॉडी जल रही थी या तो नहीं जली थी, बोला उसको सारे को पानी से बुझा के और सारे को ड्रमों में डाल के, लोहे के ड्रमों में राख समेत सबको डाल के ना, और यहाँ से धो के सारा तब आए थे, तब ले गए। ये कहानी उन लोगों ने बताई, जबकि वहां भाप उठ रही थी उस टाइम। अब ये लोग जो किताब छाप रहे हैं, प्रमोद कुरील हैं, क्योंकि ये उस वक्त पार्टी में ही थे जब कांसीराम साहब के साथ ये हादसा हुआ है, जो डेथ हुई है इनकी। ये बाद में इसने किताब छापी है, बाद में ये अलग हुआ जब इसको राज्यसभा का टिकट नहीं मिला। बाद में जब राज्यसभा का मेंबर नहीं बना, तब इसने ये किताब लिखी है। तब ये कह रहा है कि मायावती ने उसकी हत्या की है। अगर इन्हें राज्यसभा की टिकट मिल जाती तो ये नहीं बोलता, ये भी नहीं बोलता है। दूसरा जो वो था रघुवीर सिंह बोध, वो खुले दड़ा के बोला है कि मायावती ने उसकी हत्या की है। उसकी तो वीडियो भी आई हुई है। और जो तेज सिंह है, वो कस्टम ऑफिसर था, वो भी बोलता है, उसने किताब लिखी है। उधर से उसने किताब लिखी है सोनू अम्बेडकर ने, उसकी प्रिंट है मेरे पास, आपको प्रिंट भेज दूंगा मैं, PDF भेज दूंगा उसका। तो ये संदेहास्पद है। दूसरे ये है कि कांसीराम साहब मनुवादियों से लड़ते रहे, आज मनुवादियों का साथ क्यों? एक बात है, आज हर कदम पर जो बहुजन समाज पार्टी है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना खून पसीना बहाया है, अपनी जवानी लगा दी सारी, हमें ये नहीं पता कि हम जवान कब हुए। उस टाइम मेरी 23 साल की उम्र थी जब मैं बसपा से जुड़ा, हमें ये नहीं पता लगने पाया हम जवान कब हुए। हम जवानी तो सारी दिन में नौकरी करते थे, रात को 11-12-1 बजे तक घूमते थे समाज में, हमें पता नहीं हमारी जवानी कहाँ गई। लेकिन कसम खाई थी महापुरुष के सामने कि हम समाज के लिए जिएंगे सर, समाज के लिए मरेंगे। उस टाइम पे है ना अंकल जी, जिस तरह कुछ 2 पर्टिकुलर अभी मैं बात करूंगा, जो अन्य पार्टियों में हमारे नेता थे, जैसे लंबे टाइम तक कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं बाबू जगजीवन राम। हरियाणा की हम बात करें तो चौधरी चांदराम जगन्नाथ जी थे, और बहन कुमारी शैलजा का परिवार भी लंबे समय से ही राजनीति में है। तो इनका जो वैचारिक जो दृष्टिकोण था समाज के प्रति, वो कैसा था? अगर इनसे कभी आपका मिलना जुलना हुआ हो? देखो जी, चांदराम जी से मैं मिला हूँ। चांदराम जी मेरे ताऊ चंदूराम जो धोड़ी गांव है जिनके पास, उनके लंगोटिया यार थे। मेरे पिताजी के साथ भी उनका अच्छा दोस्ताना था चांदराम जी का। उनसे मैं मिला भी हूँ चांदराम जी से 1-2 बार। चांदराम जी बहुत अच्छे इंसान थे,
और एक तरह से ये कहो कि वो कट्टर आदमी था चंद्राम। दूसरे जगन्नाथ जो हैं, जगन्नाथ जी वो मेरे इलाके से कई बार एमएलए रहे, भवानी खेड़ा से। हाँ, वो तो आपके ही इलाके से थे। तो उनको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो तो दबंग आदमी था। उसने तो बंसीलाल का भी कुर्सी मारी थी जब मुख्यमंत्री था हरियाणा विधानसभा में। बाद में उसको गोली भी मरवाई थी बंसीलाल ने, तो वो यहाँ 500 में से निकल गई थी। तो वो तो कट्टर आदमी था, वो तो समाज के लिए। लेकिन यह है कि इन लोगों का तो ज्यादातर जो रहा ना उठना बैठना, वो ज्यादातर बनियों में रहा। जगन्नाथ का हमारे लोगों के साथ उठना बैठा था, उसका बनियों के पास ही आके उठते बैठते थे, और अपने लोगों के साथ नहीं। अब रही चांदराम जी की बात, तो चांदराम जी ने भी अपने बच्चों की शादियां ज्यादातर जनरल कास्ट में की हैं। चलो ये तो चलो अच्छी बात है, बस हम बाबा साहब ने भी कहा था भाई अंतरजातीय विवाह होने चाहिए ताकि भाईचारा आपस में बन सके। तो ज्यादातर उनका परिवार जो वो भी समाज से जुड़ा हुआ नहीं है चांदराम जी का। रही बात जगजीवन राम जी की, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि भाई अगर 2 आदमी मेरा साथ दे दें, बाबू जगजीवन राम और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आरएसएस के थे, ये 2 आदमी अगर मेरा साथ दे देते हैं तो मैं भारत की दिशा बदल दूंगा, चमका दूंगा मैं। लेकिन दोनों आदमी, बाबू जगजीवन राम जी थे वो कांग्रेस में लगे रहे, नेहरू के साथ, इंदिरा के साथ, और वो तो हमारी विरोधी विचारधारा के थे ही थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो। लेकिन दोनों विद्वान लोग थे। वो अलग बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर का साथ नहीं दिया बाबू जगजीवन राम जी ने। अगर बाबू जगजीवन राम जी बाबा साहब का साथ दे दिए होते तो आज हमारी दिशा बिल्कुल अलग होती, क्यों बाबू जगजीवन राम जी भी बड़े दबंग आदमी थे, विद्वान आदमी थे। लेकिन चलो फिर भी उनके जाने के बाद, बाबा साहब के जाने के बाद में, एक बाबू जगजीवन राम जी का भी एक अपना कद है। बाबू जगजीवन राम भी जिस महकमे के मंत्री बने हैं, उन्होंने हमारे लोगों को नौकरियों में और काफी प्रोत्साहन दिया और बहुत लोगों को नौकरियां दिलवाई। उस आदमी का भी समाज के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हमें कमी वही खलती है कि वे बाबा साहब का साथ नहीं दिया। अगर बाबा साहब का साथ दे दिया होता तो आज समाज की हालत बहुत ज्यादा बेहतर होती आज। तो अंत में अंकल जी हम बात करेंगे, जैसे बाबा साहब ने भी अपने जीवन में बहुत सारी मीडिया पत्रिकाएं चलाई, साहब काशीराम ने भी चलाई, यहाँ तक के साहब काशीराम की तो एक इंग्लिश मैगजीन भी थी या न्यूज़पेपर था शायद, दी ओप्रेस्ड इंडियन। हाँ, तो वो भी मतलब उन्होंने पूरी उम्र अपने आंदोलन को मीडिया के साथ धुरी की तरह रखा। आज वर्तमान में जहां हम खड़े हैं, तो मेरे हिसाब से बहुजन मीडिया तो मुझे तो कहीं दिखाई देती नहीं। बहुजन मीडिया दिखाई नहीं देता है, कुछ मीडियाधारी हैं, जैसे आपका तो मीडिया चल रहा है। मेरा तो तकरीबन अभी ये मान लीजिए कि मैंने 2 साल तो कर ही रखा है। अभी लेकिन अभी चल रहा है आपका, हम देखते हैं, आल्हा के नाम से है, चलता है। दूसरा है कई पत्रकार अभी हैं, यूट्यूबर जो हैं, जो बहुजन मीडिया में अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ यूपी से हैं, कुछ अपने ओबीसी समाज से हैं, कुछ अपने हैं लोग जो अभी चला रहे हैं। कुछ अभी सामने आया है जिसकी वजह से समाज में बात फैल रही है। यानी हम अंकल जी इतना तो कह सकते हैं, अगर मैं मेरी भी बात करूं, हाँ। भाई मेरे पास एक सिंपल सा फोन है, उस हाँ। फोन पे मुझसे जितना बनता है मैं करता हूं, ऐसे ही बाकी सब हैं। लेकिन पर्टिकुलर हम एक बात माने मेन स्ट्रीम मीडिया, हाँ, यानी हमारा समाज कोई भी ऐसी एक मीडिया आज तक ढूंढने में नाकामयाब रहा है जहां वो पूरी तरह ये विश्वास कर लें कि यहाँ पे जो दिखाई देगा वो सत्य दिखाई देगा। और जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक मेरे हिसाब से समाज की आवाज हम ना तो ऊपर तक पहुंचा सकते हैं और ना ऊपर से कोई भी हमारे हक अधिकार जो हैं संविधान के जरिए वो हम लोगों तक पहुंचा सकते। देखो जी, ये जो 1995 में गठबंधन जब भाजपा से किया बसपा ने, उसके बाद जो ओबीसी समाज जुड़ने लगा था ना, उसके बाद सारा मामला हो गया खत्म। अगर वो हमारा एससी बीसी का गठबंधन चलता, भाईचारा आपस में बना रहता, तो आज सारे काम बहुत बढ़िया होने थे। लेकिन भाजपा वालों के ही, आरएसएस के कहने से ही उस गठबंधन को तोड़ने के बाद में ये जो मंडल कमीशन लागू हुआ, जिसके लिए हमने अपनी जान तक लड़ाई, 45 दिन वहां धरना दिया बोट क्लब पे, और अपने अपने इलाके में 6 बजे से 7 बजे तक, 5 से 6 तक 1 घंटा हर 300 चौराहों पे हम लोग नारे लगाते थे, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो ये जो पिछड़े समाज के जो लोग हैं, जब तक जो कांशीराम साहब का फार्मूला है, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, जब तक इस फार्मूले पर हमारे समाज के लोग राजनीति नहीं करना शुरू करेंगे, आखिरी बात बता रहा हूं आपको, और मेन बात बता रहा हूं आपको, ये मेन मैं अपने साथियों को बताना चाह रहा हूं
जब तक हम कांशीराम साहब के बताए रास्ते पर 1585 के फार्मूले पर काम नहीं करेंगे, हम सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये बात लिख लो। कोई माई का लाल ये कहता हो मैं कर लूंगा, तो हमें करके दिखा दे। जब तक 1585 के उसी ढांचे पर आके समाज काम नहीं करेगा, राजनीति नहीं करेगा, तब तक समाज कामयाब नहीं होगा। और ये खड़ी व्यवस्था जो है खड़ी की खड़ी रहेगी, ये कभी पड़ नहीं सकती। और उस खड़ी व्यवस्था को पड़ी व्यवस्था करने के लिए जो मायावती ने, जो मनुवादियों की जो पिछलगू हुई है मायावती जी, जो मनुवादियों के कहने में चल रही है आज, बहुजन समाज पार्टी का अगर समाज के लोग साथ देंगे तो ये समाज हमेशा ऐसे ही पिटता रहेगा। ये साथियों अपने दिमाग में बात बिठा लेना। अपने समाज में नया नेतृत्व तैयार करो, समाज के नए बच्चों को आगे आने दो। समाज के नए बच्चों का, जब नए बच्चे आगे आएंगे, समाज की राजनीति करेंगे, तभी 1585 के फार्मूले पर चल के हम इस समाज को बेहतर बना सकते हैं और सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, ताकि किसी आदमी के ऊपर जुल्म जाति ना हो, किसी के ऊपर वजन ना पड़े, कोई किसी का दबाव ना रहे, कोई किसी का गुलाम ना रहे। इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। हमें अपनी नई पीढ़ी को आगे लाना होगा, उसको नेतृत्व उसका चमकाना होगा। और 1585 के ही फार्मूले पर चलकर हम सारा समाज जो है, बहुजन समाज, जो देश का मूल्यवासी समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी, तब तक हम इकट्ठे होकर राजनीतिक दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारे समाज का भला होने वाला नहीं है। जो कांशीराम साहब चले गए, बाबा साहब चले गए, अब बाबा साहब और कांशीराम साहब वापस नहीं आने हैं, वापस नहीं आने हैं। कांशीराम साहब कहते थे कि वे, लोग कहते हैं बाबा साहब ने ये किया वो किया। देखो बाबा साहब तो अब आने नहीं है। बाबा साहब तो उंगली लगा के चले गए, बोला उस उंगली का मुझे भुगतना पड़ रहा है। ये कांशीराम साहब कहते थे। और कांशीराम साहब एक बात और बड़े पैमाने पर कहते थे कि जे असी बंदे बन जाइए, जे असी बंदे बन जाइए तो इंसान नू बंदे दा, बंदे नू बुत बना छड़िए। बुत, बुत क्या होता है? जो ये खेतों में जो डराते हैं ना, डरावना जिसको बोलते हैं पशुओं को भगाने के लिए के, और ये जो जगह जगह स्टेचू लगे होते हैं कि आदमी का बुत बना देंगे हम आदमी को, जिस दिन हमें समझ जाएंगे उस दिन। और एक बात और वो बोलते थे, बड़े पैमाने बोलते थे कि ब्राह्मणवाद से किसी भी तरह का समझौता आत्महत्या के समान है। अब ये दो कुकुर मुतियाज बोलते हैं ना कि वो साहब की मर्जी थी उसके अंदर, जो भाजपा से गठबंधन किया। अरे साहब तो एडमिट थे, वो वहां हॉस्पिटल पड़े थे। अगर साहब की मर्जी होती तो साहब ये बार बार क्यों कहते हैं कि बहुजन समाज का ब्राह्मणवाद से किसी भी तरह का समझौता आत्महत्या के समान है? वो आदमी समाज के लिए लड़ा और समाज के लिए ही मरा, और खुल के बोला नहीं, बताया नहीं मेरे साथ क्या ऐसा हो रहा है, कितना टॉर्चर हुआ उस आदमी के साथ में। ये कभी नहीं कहा मैं ये मेरे साथ ये हो रहा है। क्यों? आपने कहानी सुनी होगी, जो डाकू खड़क सिंह था, डाकू जो खड़क सिंह था, जब वो राजा धरनी सिंह का जो घोड़ा था, वो घोड़ा डाकू को पसंद आ गया, खड़क सिंह को। तो डाकू खड़क सिंह ने धरनी सिंह से कहा, धरनी सिंह मेरे को ये घोड़ा पसंद आ गया है और ये घोड़ा मेरे को दे दे, नहीं मैं इस घोड़े को चुराऊंगा। तो धरनी सिंह कहने लगा, घोड़ा तो मैं जीत दूंगा, मेरी जान है घोड़ा, बड़ा मंडलियों को छोड़ दूंगा। तो साथियों कई महीने बीत गए। एक दिन बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा के एक आदमी पूरा फटा हुआ कंबल ओढ़ के और बुरा हाल में और सड़क के किनारे पड़ा, जहां से राजा धरनी सिंह सैर करने निकलता था सड़क पे घोड़े पे बैठ के। तो जैसे वो पास से गुजरने लगा तो वो डाकू जो खड़क सिंह जो बीमार बन के पड़ा था वहां भिखारी, करा बचाओ 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 मेरे को बचाओ। तो राजा धरनी सिंह ईमानदार आदमी था, मानवतावादी इंसान था, उतर के घोड़े से नीचे आया और उसको देखा बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ रही है, बुरा हाल है। उसको उठाया, पानी पिला के उसको घोड़े पे बिठाया और जैसे खुद बैठने लगा, उस राजा डाकू खड़क सिंह ने घोड़े पे मारी ऐड और भाग गया। और भागते भागते कहता है कि राजा धरनी सिंह घोड़ा मैंने आपको बोला था मैं छीन के छोड़ूंगा। तो खड़क सिंह ने पता क्या बात बोली उसको, उसने डाकू राजा धरनी सिंह ने कहा, खड़क सिंह घोड़ा वापस भले ले जा, घोड़ा ले जा, लेकिन किसी को ये बात बताना मत कि मैं ऐसे धोखा देके घोड़ा छीन के ले आया हूं। तो कहता है क्यों? तो डाकू खड़क सिंह राजा धरनी सिंह ने बोला कि अगर आपने लोगों को ये बात बता दी ऐसे धोखे से ले आया हूं, तो आने वाले समय में किसी भी मानवतावादी इंसान के ऊपर या लोग विश्वास नहीं करेंगे। कांशीराम साहब चुप रहे, सहते रहे, सब कुछ सहते रहे। साथियों बीच में एक बात रहेगी और बता दूंगा आपको मैं, हाई कोर्ट की छुट्टियां चल रही थी, हम सारे हाई कोर्ट में थे, करीब 250 आदमी। पवन फौजी जो हरियाणा का हमारा अध्यक्ष था, ये भी हमारे साथ था।
तो हाई कोर्ट ने जब इन्होंने ये कहा कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो हाई कोर्ट ने जो छुट्टियों में जो जज बैठा था, उस जज ने ये ऑर्डर कराया कि भाई एक हफ्ते में बुधवार और शुक्रवार 2 दिन कांशीराम की माँ और 2 भाई कांशीराम के, तीनों आदमी हॉस्पिटल में जाके अपने उसे मिल सकते हैं कांशीराम से। लेकिन एक शर्त लगाई साथियों कि इनको पहले अंबेडकर नगर थाना लगता है बत्रा हॉस्पिटल का, अंबेडकर नगर थाने में पहले जाके बोलना पड़ेगा, वहां से पुलिस साथ जाएगी तब वो जाके मिलवाएगी। तो साथियों जैसे ही हम बाहर आए तो लोगों ने कहा भाई चलो आज ही मिलो। तो सब लोग वहां बिना कोई अपने साधन से, कोई बसों में, कोई 3 व्हीलर से, कोई 2 व्हीलर से बत्रा हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां 10, 20, 30 लोग खड़े थे, सबको वहां फेंक दिया गया जो विरोध कर रहे थे जाने का, मिलने का। तो जब कांशीराम साहब का जो जिस कमरे में थे, कमरा फुल भर गया, पूरा जो था लंबी वो बैरक थी, लंबी बैरक में काफी लोग इकट्ठे हो गए। जब माँ बेटे की नजर मिली आपस में, मैं मौजूद था, जब माँ बेटे की नजर मिली तो कांशीराम साहब बैठे कुछ खा रहे थे बेड के ऊपर, इतना ही बोल पाए थे साथियों कि बेबे मैनू इथों निकाल वरना मैनू मार देंगे, और फूट फूट के रोपड़े, कुछ नहीं बोल पाए। इतना हमारी आंखों के सामने हुआ है। और हमें ये जो लोगों ने लिखा है भाई उनकी हत्या हुई है, हमें शक है पूरा पूरा पूरा, क्योंकि चिड़िया तक को वहां पर नहीं मारने दिया, किसी को मिलने तक नहीं दिया, बाहर विदेश के लिए भेजा नहीं गया एक नेशनल पार्टी के लीडर को, और मरने के जिस दिन मरे हैं उसी दिन उठा के आग लगा दी गई। राष्ट्रीय नेता को 2-3 दिन तक डेड बॉडी को दर्शाने के लिए क्यों नहीं रखा गया? ये सारी बातें ये दर्शाती है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है समाज के साथ और एक महापुरुष के साथ। तो साथियों दोबारा फिर मैं उसी बात पर ले पड़े, अंतिम में यही कहूंगा कि भाई बहुजन समाज पार्टी जो है वो हमारे समाज की पार्टी नहीं है, वो ब्राह्मण समाज पार्टी बन चुकी है। ब्राह्मण समाज पार्टी का साथ बिल्कुल मत देना, समाज साथ देगा ब्राह्मण समाज पार्टी का तो समाज का हित होने वाला नहीं है, अहित ही हित होगा। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। तो साथियों ये थे हमारे साथ राजपाल बोध जी, जिन्होंने लंबे समय तक सबके साथ में काम किया है। इनके जो अनुभव रहे हैं वो इन्होंने हमारे साथ साझा की और अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए अंकल जी आपका बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर और बधाइयाँ। तो साथियों मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में फिर कोई एक नई कहानी लेकर, एक नई दास्तान लेकर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके साथ काम करने वाले और भी ज़्यादा लोग हमें मिल सकें। तो धन्यवाद आप सभी का।